यारा तेरी यारी पे कुर्बान। हेलो ब्रदर, ब्रदर, हेलो ब्रदर। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। तुम्हारा माइंडसेट दिमाग में हर टाइम घूमना चाहिए कि मुझे आईआईटी जाना है। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। यही हुआ था मेरे साथ जब मुझसे किसी ने कहा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी बेवजह का हवा बना रखा, गॉसेस लॉ कुछ नहीं है। तो यहां पर बताओ, ये जो तुम्हारा व्हाइट वाला स्फीयर है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, क्योंकि ये फर्जी तरीका मैंने बता दिया, सॉरी यार। ये फर्जी तरीका मुझे तुमको नहीं बताना है, तुम मेरे प्यारे छात्र हो। मैं तुमको सॉलिड तरीका ही बताऊंगा। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के थर्ड सेशन के अंदर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट सेशन होने वाला है इस चैप्टर का, तुम्हारे क्लास 12 के पहले जो चैप्टर है उसका। और ये बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ। ये वो टॉपिक है जो सेशन के अंदर या फिर बोला जाए पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है जेडब्ल्यू मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के सेशन के अंदर अगर किसी को कुछ भी नहीं आता होगा, बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल पर भी अगर वो नहीं है ना, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, स्टिल उस बच्चे ने अगर ये सेशन पूरा का पूरा लगा लिया शुरू से लेकर आखिर तक, मैं ये वादा कर सकता हूं तुमसे कि एडवांस लेवल तक के, मेंस तो छोड़ो, मेंस तो उधड़ के रख दोगे, एडवांस लेवल के भी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे और इस सेशन के अंदर ही मैं तुमसे सॉल्व कराऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के दोनों सेशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड का पहला और दूसरा, तुमने लगा लिया होगा, और अगर नहीं लगाया तो भाई फटाफट लगा लो। तो क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं, गॉसेस लॉ क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं, और जैसे मैंने कहा था कि अलग अलग शेप्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, तुम ड्राइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, वो भी हम करेंगे भाई। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से, अरे शीट की वजह से, और भी बहुत सारी बातें। ये तो हो गई, ये तो बच्चा पढ़ता ही है, लेकिन यूट्यूब पर तुमको शायद कोई ये नहीं पढ़ाता कि अगर किसी शीट के अंदर से, किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर से कुछ पार्ट की कैविटी अगर निकाल दिया जाए तो फिर उसकी क्या कहानी होगी, और उसके ऊपर सवाल अच्छे आते हैं और बच्चे को पता ही नहीं होता कैसे करना है। तो ये भी मैं तुमको कराऊंगा, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह ऐसी चीजें जो कोई यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता, ये भी मैं तुमको पढ़ाऊंगा। मतलब पूरा का पूरा सॉलिड कंटेंट होने वाला है। अगर कोई बच्चा वाकई में चाहता है ना कि आईआईटी उसका सपना है, तो पहली बात तो भैया आईआईटी ऐसे नहीं मिलता। तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा भैया वो दिमाग में हर टाइम घूमना चाहिए कि मुझे आईआईटी जाना है। जो सबसे पहले सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अभी मकसद आईआईटी लिख दो भाई साहब, अगर वाकई में मकसद है तुम्हारा आईआईटी जाना, क्योंकि इस मास्टर का तो मकसद है हर एक बच्चे को, भले ही भैया वो बैच अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी अच्छे बैच में नहीं पढ़ पा रहा, पैसे की दिक्कत, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं पैसे हैं या नहीं है, स्टिल सिर्फ तुम इस यूट्यूब की सीरीज से जो मैं लेकर आया हूं, इससे पढ़ के तुम आईआईटी जा सकते हो। कंटेंट के मामले में, समझने के मामले में, क्वेश्चन के लेवल के मामले में किसी भी तरह से कोई भी तुमको कमी महसूस नहीं होगी, इस चीज का वादा है मेरा। और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो, हर साल लगभग 31, 37, 26 ऑन एन एवरेज 30 के अराउंड तो सवाल आते ही हर साल इलेक्ट्रोस्टैटिक से। मतलब ये मान कर चल सकते हो जेडब्ल्यू मेंस में तुम्हारा अगर डेढ़ क्वेश्चन भी ले, मतलब 4 से 8 नंबर की वेटेज है ओवरऑल, अगर मैं देखूं तो 6 नंबर तो तुम्हारे यहीं से क्लियर हो जाएंगे। और ये बातें आगे आने वाले जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, उनमें भी कहीं ना कहीं काम में आती है। तो इसलिए इस सेशन को तुम्हें लगाना है। आप सभी की डिमांड पर ही भाई साहब ये पूरी की पूरी चीज लेकर आए, वरना वन शॉट तो हर कोई डाल देता। आपने कहा कि सर लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाओ, लेक्चर बाय लेक्चर लेकर आए। अब तुम्हारी बात हमने मानी, अब मेरी बात तुमको माननी पड़ेगी कि जब भी सारे के सारे सेशन लगाओगे और शुरू से लेकर आखिर तक सब लगाओगे, क्योंकि मैं सब पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इस सीरीज को डिसकंटिन्यू मत कर देना, मैं नहीं करूंगा। अगर तुम वादा करते हो, तुम कसम खाते हो कि सर हम आपके साथ टिके हुए हैं, लगे रहेंगे, तो अगर तुम टिके रहोगे तो मास्टर भी तुम्हारे साथ टिका रहेगा, इस चीज का वादा है। ठीक है भाई। और इस सारी चीजों को, सारी मुसीबतों को हल करने के लिए हमने तुम्हारे लिए एक फ्री बैच ही बना दिया भाई साहब। जी हाँ, एक फ्री बैच है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे, जाके फटाफट ज्वाइन कर लेना। वो 0 रुपये तुमको देना, मतलब कुछ नहीं देना। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नोट्स कहां मिलेंगे, भाई सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे तुमको टेस्ट, जी हाँ मैं टेस्ट खुद से बना रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, असाइनमेंट, ये सारी चीजें तुमको इसी ऐप के अंदर मिलने वाली है। तो भाई फटाफट जाके इसको ज्वाइन कर लो। बस इन सारी चीजों के बदले में मैं तुमको चाहता हूं कि बस तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर नहीं कर रखा होगा तो ये सारी की सारी चीजें तुमसे मिस हो जाएंगी। लगातार मेरे रोज सेशन आ रहे हैं, वो सेशन तुम तक नहीं पहुंचेंगे तो वो तुमसे मिस हो जाएंगे। ये तुमको बैच की तरह पूरे साल का, जैसे एक ऑफलाइन सेंटर के अंदर कोई बच्चा एडमिशन लेता है ना, इसकी तरह तुमको इस सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा और ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। और अगर तुम करते हो तो मैं बता रहा हूं, जो तुम रिजल्ट चाहते हो वो तुम्हारा उससे ज्यादा आएगा।
तुमने शायद उम्मीद भी नहीं रखी होगी, लेकिन हो सकता तुम ही बच्चों की फिजिक्स के अंदर 99 परसेंटाइल आ रही हो, 99.9 परसेंटाइल आ रही हो। एनआईटी तो ऐसे चुटकियों में मिलेगा। फिर एडवांस की भी हम तैयारी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे तुमको इस चैनल के ऊपर, बस सब्सक्राइब कर लो ताकि चीजें मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं, मुद्दे की बातों पर आते हैं सीधा। भाई एरिया वेक्टर क्या होता है? पहली चीज तो एरिया वेक्टर होता है, हाँ जी, जैसे तुम इस बच्चे को देख रहे हो ना, मेरा भी मुंह पहली बार ऐसा ही बना था। क्या कह दिया भाई? जब मैंने पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा, जैसे 12th क्लास में आए, 12th क्लास में तो भाई साहब जमीन से, है ना, मतलब कहते हैं कि पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। यही हुआ था मेरे साथ जब मुझसे किसी ने कहा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैंने अपनी जिंदगी के भैया 16 साल बर्बाद कर दिए ये समझते हुए कि एरिया इज स्केलर क्वांटिटी। जी हाँ, तुमने बर्बाद कर दिए। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया की डायरेक्शन भी होती है, और इसके बिना तो ये इलेक्ट्रोफ्लेक्स वाला जो टॉपिक है ये तुम कर ही नहीं पाओगे। तो अब कैसे भैया एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है? इसको तो हम हमेशा स्केलर ही समझते थे। तो आइए जरा समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई एक्चुअल में एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, तुम सही पढ़ते आ रहे हो। स्मॉल एरिया, अगर एरिया बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है, समझ रहे हो? एरिया अगर बड़ा है तो स्केलर है, लेकिन अगर एरिया बहुत छोटा सा है तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया की बात कर रहा हूं। मतलब डायरेक्शन भी होती है एरिया की। मतलब अगर ये पूरी की पूरी सरफेस आप देख रहे हो, तो इस पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करूं, अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, पूरे का सरफेस एरिया अगर एस है, तो मैंने क्या माना, इसका एरिया मान लो डीएस है। तो अगर मैं डीएस स्मॉल एरिया कंसिडर करूं तो इसकी डायरेक्शन आएगी, और हमेशा याद रखना एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे अगर कोई क्लोज्ड सरफेस भी है तो कोई क्लोज सरफेस का भी एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात क्या मैंने आपको बता दी कि हाँ हाँ, सही सुना आपने कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अगर क्लोज सरफेस है तो परपेंडिकुलर होगी और सरफेस से बाहर की तरफ होगी। ये बातें बड़ी बेसिक हैं, लेकिन इनका यूज होगा अच्छे अच्छे सवालों के अंदर, बढ़िया सवालों के अंदर, और वहां पर तुम फंस जाते हो अगर तुम इन बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे। तो क्या बात यहां पर लिखी हुई देख सकते हैं आप कि फॉर ओपन सरफेस, जैसे कि स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, जो भी है खुली हुई सरफेस है, तो उसकी भैया एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गई, बात खत्म। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है, जैसे स्फीयर है, क्यूब है, तो उस केस में हमारी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड नॉर्मल होगी, हमेशा बाहर की तरफ होगी और परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल का मतलब। ठीक है भाई, इतनी बात बता दी। अब आते हैं मुद्दे की बातों पर, जो तुमको मुझे पढ़ाना था, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक्चुअल में तो यहां से हमारा भैया टॉपिक की शुरुआत होती है, लेकिन उसकी जरूरत है पढ़ने की। ठीक है, उसकी जरूरत थी पढ़ने की, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। भाई फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ा रहा अभी। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? तो फ्लक्स का मतलब ये होता है कि किसी सरफेस से कितनी लाइंस आर पार हो गई। जी हाँ, ये देसी डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में छप जानी चाहिए कि किसी भी सरफेस से कितनी लाइन आर पार हो गई। आर पार मतलब क्रॉस कर गई, तो वो नंबर ऑफ लाइंस को ही हम बोलते हैं फ्लक्स। मतलब इट इज जनरली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ समथिंग जो कि किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं ये दीवार है, तो अब इस दीवार से भैया ये मान लो 4 लाइन क्रॉस कर गई, तो अभी जो 4 लाइन क्रॉस कर गई, मतलब मैं कहूंगा कि भैया इस दीवार का जो फ्लक्स है वो भैया 4 है, बात खत्म। अब अगर तुमसे बोले कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता, अब तुम मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता होगा? अगर फ्लक्स का मतलब इतनी लाइंस गुजर गई किसी सरफेस से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब कुछ मैंने तुमको पीछे पढ़ा रखा। अब तुमने अगर नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली तुमको पहले वो पढ़ना है, तभी तो ये बातें समझ में आएंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या डेफिनेशन देखो यहां पर लिखी हुई है, मुझे लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। किसी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही, और भैया नंबर ही तो है, गिनती ही तो है, तो गिनती की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है यार। तो स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसका जो सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सिंबल होता है फाई। ठीक है, इसका सिंबल फाई होता है, और इसकी यूनिट क्या होगी अभी आगे समझ में आ जाएगी। वैसे वोल्ट मीटर भी कहते हैं, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सब्र रखो। अब बात यह आती है कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। भाई साहब ये कमरा है, जी हाँ, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तो बस उस
कमरे के अंदर एक खिड़की है, जी हां, एक विंडो है, और जिस विंडो से रोशनी आ रही है, जिस विंडो से रोशनी आ रही है, मुझे जरा एक बात बताओ, कभी तुमने सोचा कि यार खिड़कियों को दीवारों की तरफ ही क्यों बनाया जाता है? खिड़की को ऊपर छत पे क्यों नहीं बना देते हो? खिड़की को नीचे जमीन में क्यों नहीं बना देते हो? हमेशा वॉल की तरफ ही क्यों बनाते हो? बिकॉज विंडो का काम क्या है? विंडो का काम है घर के अंदर रोशनी और हवा लाना। तो विंडो ऐसी जगह पर बनाई जाएगी जहां से रोशनी अंदर आ पाए। रोशनी का मतलब लाइट वाली रोशनी की बात कर रहा हूं। मुझे पता है तुम विंडो से किसी और ही रोशनी को अंदर लाने की कोशिश में हो। भाई साहब रहने दो, रोशनी नहीं आ पाएगी, रोशनी बहुत मोटी हो चुकी है, इतनी छोटी विंडो से काम नहीं चलेगा। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? मास्टर को सब पता है, मास्टर को सब पता है कि किसकी रोशनी कहां पर है। फिलहाल तो बात याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है। भाई मैंने आपको ये बात पढ़ाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, रीजन के अंदर, उस जगह के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा होंगी। ये मैंने आपको बात पढ़ाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा होंगी। तो अगर विंडो के अंदर से, मैं कह रहा हूं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी 5 न्यूटन पर कूलम की। हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था 5 न्यूटन पर कूलम। तो हो सकता है शायद तब 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन अब अगर मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 100 न्यूटन पर कूलम, तो अब उतने ही एरिया से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस। तो यहां से बात क्लियर हो गई कि भैया जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। बात बड़ी सी क्लियर है, बहुत सिंपल सी। दूसरी बात, अरे खिड़की बड़ी होगी तो रोशनी हो सकता है तुम्हारी वाली भी रोशनी अंदर आ जाए। मतलब एरिया, जी हां, ये जो तुम्हारी विंडो है, इस विंडो का एरिया पर भी डिपेंड कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं ना कहीं एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास्टर जी। छोटी खिड़की तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी, बड़ी खिड़की तो ज्यादा आएगी ऑब्वियसली। मतलब रोशनी के कंपैरिजन में मैं आपको करके बता रहा हूं। तीसरी बात, एंगल बहुत ज्यादा मैटर करेगा। यह है तुम्हारे सवाल का जवाब कि भैया कि सर खिड़की दीवारों पर ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि दीवारों से रोशनी आने के चांसेस ज्यादा हैं। समझ रहे हो? जमीन से रोशनी अंदर नहीं आ पाएगी। अगर तुम जमीन में खिड़की बना लो तो सूरज तुम्हारे घर के नीचे थोड़ी है जो रोशनी ऊपर को आ जाएगी। समझ रहे हो? यहां पर सूरज का मतलब सन है, रोशनी का मतलब लाइट है। ओके। तो फिलहाल तो हम एंगल को भी बहुत ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जिस एंगल पर विंडो होगी, जिस एंगल पर लाइंस आ रही होंगी, वो एंगल एरिया, मतलब वो लाइंस एरिया के साथ क्या एंगल बना रही है उस पर भी बहुत मैटर करेगा। मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे भाई मुझे बताओ, ये मैंने एक खिड़की बनाई है ना, या फिर मान लो एक एरिया है, सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से आर पार हो गई? अगर आप कह रहे हैं कि 4, तो मैं आपसे कहूंगा कि अभी इस सेशन को रोको, जाओ मुंह पर पानी मार के रहो, आप नींद में हो। मैंने क्या कहा था? आर पार होने का मतलब अंदर बाहर होना। अरे ये तो जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी प्लेन में विंडो है, तो वो तो, अरे ये विंडो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही चली गई। आर पार कब हुई? आर पार होने का मतलब ऐसे घुसती अंदर को, आर पार होने का मतलब ऐसे अंदर को घुसे। समझ रहे हो? तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, अच्छा एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। हेलो, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है? हाँ मास्टर होता है। तो अगर एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो मेरे भाई मुझे बताओ एरिया वेक्टर कहां है? अभी एरिया वेक्टर है आउटवर्ड। ये फिर मैं तुमको थोड़ा सा 3D व्यू दूं, तो अगर ये मान लीजिए कोई विंडो है या फिर कोई भी सरफेस है ना, ऐसे मैं भी आपको दिखा रहा हूं, तो इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हो गया ना एरिया वेक्टर। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन के अंदर से होती हुई जा रही है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, तो भाई एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल भी परपेंडिकुलर ही हो गया, तो फ्लक्स 0 आया। तो फ्लक्स क्या आया? 0 आया भाई। क्यों 0 आया? क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पार नहीं हुई। लेकिन यहीं पर ही अगर हम देखें
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जाती जिधर डायरेक्शन में एरिया है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, मतलब फ्लक्स मैक्सिमम आता। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रख के पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा ई ए कॉस थीटा आता है। अब यहां पर कॉस क्यों लिखा सर, साइन क्यों नहीं लिखा? देख लो भाई, अगर थीटा 90, तो पहली बात थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन, थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। लुटिया तुम्हारी, सबसे पहले बता रहा हूं, सबसे ज्यादा बच्चों की लुटिया तुम्हारी इसी बात पर ही डूबेगी। बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल है थीटा। नहीं भाई, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं इस वाले एग्जांपल में बताओ थीटा क्या है, तो तुम एकदम देखते बोलोगे सर थीटा, थीटा क्या सर, जीरो है थीटा। नहीं भाई, एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो बाहर की तरफ आया नहीं आया, ये आप देखो तो ये बाहर की तरफ आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहां पर थीटा 90 है। अरे थीटा 90 तो कॉस 90 जीरो हुआ, तभी तो फ्लक्स जीरो हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो हमारा तीन बातों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे थीटा की वैल्यू 0 से 90 की तरफ जाएगी, कॉस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फ्लक्स मैक्सिमम होता जाएगा। मतलब एंगल के चेंज होने पर भी फ्लक्स डिपेंड करेगा, है ना। एंगल अगर जीरो है, थीटा अगर जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के पैरेलल है और सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? ये बात को कम से कम 5 बार सुनना। मैं क्या कह रहा हूं, थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ना कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बात खत्म। अब मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, बाकी अब तुम समझदार हो। अभी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई सब यहां पर लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई एस कॉस थीटा, भाई इसको ई एस कॉस थीटा अगर आप देख रहे हैं तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना। इन्होंने एरिया को ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि एरिया भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ सही बात है सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, बिल्कुल सही बात है। तो भैया ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट होगा, और ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। डॉट प्रोडक्ट करके जो भी आंसर मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तुम्हारा दूसरा रीजन कि यहां पर साइन क्यों नहीं आया, अगर साइन में यहां पर लेकर आ जाता तो भैया डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वैल्यू मिलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर, तो नंबर तो स्केलर ही होगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट ही होगा यहां पर। अच्छा यूनिट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तुम बताओ भैया, न्यूटन पर कूलम नहीं पढ़ा है मैंने तुम्हें, और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देख लीजिए सारी बातें क्लियर है, क्लियर है, आई होप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आइए अब मैं आपको कुछ कुछ सवालों पर लेकर चलता हूं ताकि और क्लियरिटी आएगी। तो आज नहीं नहीं भाई घबराओ मत, तुम्हारा नेट बिल्कुल सही चल रहा है। और बताइए तुम्हारी कैसी चल रही है तैयारी? आई होप अच्छे से तुम पढ़ रहे होगे और सो तो नहीं गए होगे, क्योंकि भैया जब अगर इंसान को दिशा पता नहीं होती, दिशा पटाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं एकदम से तुम्हारे दिमाग में कोई और ही आ गया। तो जब तक तुम्हें भैया सही दिशा पता नहीं होगी तो भाई नींद तो ऑब्वियसली आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुमको इस टाइम पर चाहिए गोल, एक टारगेट के भाई तुम्हें कितनी परसेंटाइल लेकर आनी है जेडब्ल्यू मेंस के अंदर, क्या रैंक लेकर आनी है, और उसके लिए तुमको अच्छे से तैयारी करनी है। तो फोकस के साथ अच्छे से तैयारी करा करो। और मेरे प्यारे बच्चों तुमको टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि भाई हर हफ्ते तुम्हारे टेस्ट तुमको देने चाहिए, अदरवाइज तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम अपने गोल के कितने करीब जा रहे हो, तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है और वो इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे बड़ी दिक्कत यह कि बच्चे को पता नहीं होता कि भाई मेरा स्कोर ही क्या चल रहा है। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एकलव्य टेस्ट सीरीज, जो कि प्रूवन टेस्ट सीरीज है, जो एक लौती ऐसी टेस्ट सीरीज है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल एज इट इज जेडब्ल्यू मेंस में रखे बात है। 2026 में आप देख लो जनवरी या अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 80% से ज्यादा सवाल एज इट इज आए थे। तो इसको तुमको लगाना चाहिए। तो अब आइए अपना यहां से लेक्चर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सेशन का पहला सवाल आप सभी बच्चों के सामने है, और ये सवाल काफी कॉमन सवाल है, आ जाता है जेडब्ल्यू मेंस में, और अच्छे से अच्छे बच्चे इसको गड़बड़ करके आता है। मैं तुमको तरीके से बताता हूं, देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि भाई आपको एक क्यूब दे दिया, और क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है, ई नॉट आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस में ये जो आपको एरो दिख रहे हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्स एक्सिस में जो आपको एरो दिख रहे हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दे आर सेइंग दैट कि भैया बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। मुझे यार ईमानदारी से बताओ, ये जो ऊपर वाली सरफेस तुम देख रहे हो, सारा खेल इमेजिनेशन का है भाई। मास्टर कभी भी तुमसे मजदूरी करवाने के फैसले में नहीं रहेगा।
मास्टर कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम मजदूरी ज्यादा करो हाथों से और दिमाग से कम करो। मेरे सेशन में मैं तुमसे दिमागी मजदूरी ज्यादा कराऊंगा, हाथों से कम कराऊंगा। क्योंकि जो बच्चा जितनी ज्यादा दिमागी मजदूरी कर पाएगा, दिमागी तौर पर इमेजिनेशन वाले लेवल पर जितना सोच पाएगा, फिजिक्स में वो उतना शानदार हो जाएगा। कायदे में अगर मैं बताऊं, इस सवाल का जवाब मैं तुमको दिमाग में बता सकता हूं बिना पेन उठाए, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छा देना है क्योंकि हर बच्चा नहीं समझ पाता, इसलिए मैं बता रहा हूं। मुझे पता है भाई, ये जो ऊपर वाली सरफेस ग्रीन वाली जो मैंने अभी शेड कर दी है, ए ई एफ बी सरफेस दिख गई, ए ई एफ बी, इसका एरिया वेक्टर कहां मेरे भाई? मास्टर जी इसके परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो, इतना बोलो। हाँ सर सही बात है। अब एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर गया वाई एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई एक्स एक्सिस में। एंगल कितना? 90, फ्लक्स कितना? 0। हाँ हाँ, ई ए कॉस थीटा, तो कॉस 90 0, खत्म कहानी। तो अब इस तरीके से मुझे टोटल 4 सरफेस दिख रही हैं जिनकी लुटिया डूब चुकी है। अब ये तुम खुद से सोचो पॉज करके इस वीडियो को, कौन कौन सी है। हर चीज अगर मैंने तुमको बता दी तो भैया फिर फायदा क्या है? फायदा ही क्या है? तुम खुद से सोचो। देखो, ए एक ऊपर वाली सरफेस है, अगर एक क्यूब है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो ऊपर वाले का एरिया वेक्टर इधर वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर हो गया एक्स के। इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका एरिया वेक्टर नीचे नेगेटिव एक्सिस में परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ये जो पीछे वाली सरफेस देख रहे हो वो मेरी तरफ आएगी, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस में, बोर्ड के अंदर मेरी तरफ आ रही, क्योंकि समझे? खत्म कहानी। तो 4 सरफेस कौन सी? ये वाली जो 4 सरफेस है, ये वाली 4 सरफेस, लेटरल वाली जो 4 सरफेस है, इनकी लूटी डूब चुकी है। तो भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कुछ आना है तो एक तो इसकी वजह से आएगा, ABCD। लो, तो ABCD का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखता हूं, ABCD का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, तो ई नॉट। एरिया वेक्टर मैंने कहा हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, तो ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स में और एरिया वेक्टर जा रहा है नेगेटिव एक्स में, तो इनके बीच में डायरेक्शन ऑपोजिट, तो cos 180 आया, तो ये माइनस का ई, एरिया को हम ए स्क्वायर कह सकते हैं क्योंकि भैया स्क्वायर ABCD एक स्क्वायर है और उसकी साइड ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया। ऐसे अब अगर मैं बात करूं इधर मेरे भाई, कौन सी? EFGH, तो EFGH का फ्लक्स बताओ मास्टर जी। EFGH का फ्लक्स जब हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ई नॉट। एरिया वेक्टर भाई आउटवर्ड नॉर्मल, तो बाहर की तरफ ही जाएगा, हमेशा क्लोज बॉडी बाहर की तरफ एरिया निकालती है परपेंडिकुलर, तो बाहर। और साथ में यहां पर एंगल हो गया cos 0, तो ये बन गया EA स्क्वायर। तो भैया आपसे तो टोटल फ्लक्स पूछा गया ना, टोटल फ्लक्स, तो ऊपर वाली चारों सरफेस का तो 0 आया, तो 0 0 0 0, और बाकी 2 सरफेस में से एक का माइनस EA स्क्वायर और एक का प्लस का EA स्क्वायर है, तो भाई ये टोटल 0 तो हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो तो गया। या फिर मैं तुमसे इतना भी कह सकता था कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है सरफेस से, अगर उतनी बाहर निकलेंगे तो टोटल फ्लक्स 0। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर करी तो वो नेगेटिव है, तो अगर जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट करी तो वो पॉजिटिव है, उनकी वजह से फ्लक्स तो 0। ये सवाल और अच्छा हो सकता था अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको ऐसे दे दी जाती है ना, ई नॉट एक्स आई कैप, अब 0 नहीं आता, क्योंकि देखो फिर ये हमारा हो जाता ओरिजिन। ये मैं वाई एक्सेस दिखा रहा हूं, देखो ये मैं दिखा रहा हूं एक्स एक्सेस, अभी हो जाता ओरिजिन। तो इस ABCD वाली सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका फिर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस EA स्क्वायर नहीं आता। और EFGH वाली सरफेस का भाई हमारा क्या होता, क्योंकि वहां पर x का कोऑर्डिनेट a है, तो वहां पर EA स्क्वायर ही आता, तो उस केस में फिर 0 नहीं होता, उस केस में EA स्क्वायर होता। ये होमवर्क वाला सवाल दे रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको ये दे देता फिलहाल, तो ये तुम खुद से करना कि क्या आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस केस में। फिलहाल मैंने आपको ट्रिक बता दी, अगर जितना एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर उतनी निकल जाए सरफेस से, तो भाई आंखें बंद करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। जैसे कि अगर तुमसे कहें कि ये एक स्फीयर है, अब इस स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे गुजर रही है मेरे प्यारो, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही है, ये तुमको दे दिया, ऐसे दे दिया,
क्या बोलोगे, क्या है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मास्टर जी 5 घुसी तो 5 निकली, बात खत्म, 0 है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं। लेकिन तभी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। चले आगे, बिल्कुल देख लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इन्होंने भी वही करा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, फटाफट उधेड़ते जाएंगे। बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? भैया तुम लाइक शाइक भी कर दिया करो, तुम सेशन को ना लाइक करते हो ना कमेंट करके बताते हो सेशन में मजा आ रहा नहीं आ रहा। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे तुम्हारी मेरी रिश्तेदारी जुड़ेगी? हमारा भैया बॉन्ड ही नहीं बन पा रहा। कमेंट्स ये जो तुम्हारे खत हैं, इन खत लेटर के थ्रू, इन कमेंट्स के फीडबैक के थ्रू ही तो तुम्हारा और मेरा बॉन्ड बनेगा यार। अब कबूतर आ तो हो रहा, कबूतर जा 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 नहीं हो रहा। इधर से तो जा रहा सब कुछ, उधर से कुछ नहीं आ रहा। ऐसे थोड़ी होगा, मजा नहीं आएगा भाई। देखो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है इतनी, एक डिस्क है जिसका एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, उससे पास हो रही है। कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो बताओ जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो परपेंडिकुलर है और फिर बाद में 45 डिग्री का एंगल बना रही है। आ जाओ भाई, दिल में तेरे है दर्द, डिस्क मैं कर देता हूं। ये मेरे भाई डिस्क है, पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा 90। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सोच के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके परपेंडिकुलर है तो थीटा 90, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा परेशान ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप अपने घर के आसपास देखो कोई 8 फीट गहरा गड्ढा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो खुदवा लेना और उसमें जाके भाई आज ही कूद जाना, समझ रहे हो? और किसी से कह भी देना कि भाई इसके अंदर ऊपर से भराओ, मिट्टी विट्टी भी डाल दो, ठीक है? 100-500 रुपए किसी को दोगे तो वो डाल के भी चला जाएगा, हो सकता है कुछ फ्री में भी डाल के चले जाए, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, अरे एरिया वेक्टर भी तो इधर ही गया, तो पहले वाले केस में थीटा 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में आता है। अभी मैंने ये बात पढ़ाई है, तो समझ में तुम्हारी कम अटेंटिवनेस और लेस फोकस की वजह से समझ में नहीं आएगा। मास्टर की कोई गलती नहीं होगी इस चीज की, मैं मास्टर जो है पूरी फुल प्रूफ गारंटी लेता है। तो देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया जो भी डिस्क का है, फिलहाल पहले वाले केस में हमारा cos थीटा 1। दूसरे वाले केस में क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अरे तो क्या दिक्कत वाली बात है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कैसा एंगल बना रही है? 45 डिग्री का, ओके। सरफेस तो 45 डिग्री का बना रही है, तो इसमें तुम बच गए। क्यों बच गए? इसलिए बच गए कि सरफेस अगर 45 है तो एरिया वेक्टर से भी तो 45 ही है, टोटल 90 तो होता है। तो दूसरे वाले केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? ई ए कॉस थीटा 2, जहां पर थीटा 2 इज 45। सही जा रहा हूं? अब करना क्या, ई ए से ये उड़ाओ, फर्जी कहानी है। ऊपर cos 0 1 हो गया, नीचे cos 45 1/√2 हो गया, तो ऊपर √2 चला गया, तो ये √2 आ गया, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है मेरे यारो, यारा मेरी यारी पे हंसेगी दुनिया सारी, यारा तेरी यारी पे कुर्बान। हेलो ब्रदर, ब्रदर हेलो ब्रदर। चलिए, कहा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज ई। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है, तो फ्लक्स बताइए हेमिस्फीयर का क्या होगा? देखो मैंने तुमसे कहा था जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है उतनी एग्जिट कर रही है, तो 0 कर देना। यहां ऐसा नहीं है, यहां पर देखो हेमिस्फीयर है, स्फीयर को आधा काट दिया और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, मतलब निकल रही है, अंदर जा नहीं रही, तो आर पार हो रही है। कौन से वाले सरफेस से? ये जो कर्व्ड वाला सरफेस है, इससे आर पार हो रही है, समझे? ये जो तुम्हारा सर्कुलर सरफेस है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा फ्लक्स में। क्यों नहीं होगा? मास्टर जी अगर ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले सर्कुलर प्लेट की तो प्लेन में ही आ गई, उससे आर पार थोड़ी जा रही है, क्रॉस थोड़ी कर रही है, समझे? हाँ, इससे आर पार जा रही है। देखो इसको यहां पर कट करा, यहां पर कट करा, यहां पर कट करा, यहां पर कट करा, इसको कट नहीं करा, ये तो नीचे एक प्लेट है, उस प्लेन में ही आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो इस पिंक वाले पोर्शन की वजह से आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखने का तरीका बहुत सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। अब हर जगह पर देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी हमारा परपेंडिकुलर ही होता है सरफेस के, बात पढ़ा चुका हूं। तो थीटा हो गया यहां पर 0, कॉस 0 हो गया 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई, स्फीयर का सरफेस एरिया पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर।
cos 0 की जगह पर 1 आ गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चले भाई, चलो चलो चले मितवा, अगले सवाल पर ऐसे ऐसे। अब भाई इसमें बताओ कितना आएगा। अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगे उतनी एग्जिट कर रही है मेरे भाई, बोलो। हाँ सर, जितनी एंटर करी उतनी एग्जिट करी। नहीं 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 नहीं, ओहो नहीं भाई। क्यों सर? देखो ऐसे आई नहीं भाई साहब, समझो। वो क्यूब में मैंने तुमको बताया था, जिस एरिया में घुसी है उसी एरिया से बाहर निकल रही थी। वो तो ट्रिक थी ना कि जितनी एंटर कर रही है उतनी एग्जिट कर रही है। जिस एरिया से घुसी है उसी एरिया से बाहर निकल रही थी, उसी टाइप के एरिया से। यहां ऐसा कब हो रहा है? यहां पर जब एंटर करी है तो देखो एक सर्किल के अंदर एंटर करी है, और जब एग्जिट करी है तो कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस से एग्जिट कर रही है। तो फ्लक्स अंदर जो आ रहा है, फ्लक्स बाहर जो आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम कब होगा? क्यूब वाले केस में हुआ था, यहां नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? बात गहरी बोलूंगा मैं हमेशा। तो भैया अगर एंटर करने वाला फ्लक्स को मैं कहता हूं φ1, है ना, जो सर्कुलर वाली प्लेट है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? पहली बात तो मास्टर जी, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई तो माइनस का आएगा, क्योंकि cos 180 -1 हो गया। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया पाई आर स्क्वायर और cos 180 का -1, ठीक है। अब बाहर जब निकल रही है तो ये वाली जो सरफेस है, अब कर्व्ड वाली सरफेस, ये जो पिंकी वाली सरफेस मैं आपको दिखा रहा हूं, अब इससे आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो सीधी बात है यहां पर हम थीटा मान लेते हैं। क्या है भाई साहब? थीटा मान लेते हैं हम यहां पर। क्या है भाई साहब? 0। तो यहां पर ई, कर्व्ड सरफेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा? दोनों को ऐड करो तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर ई माइनस का, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का, तो ये पाई आर स्क्वायर ई प्लस का ही बनेगा, मतलब ऑप्शन सी से मैच हो जाएगा। बात कुछ समझ में आई? बोलो, आई या नहीं आई? या फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर क्या, कुछ भी नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो। ये फिर देखो, मैं ऐसे भी कह सकता था, एक्चुअल में आपसे मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया यहां पर, थोड़ा सा मैं यहां पर गलत हो गया, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं अपने आपको, थोड़ा सा भी करेक्शन देख लो, वरना कभी तुम फंस गए। मैंने बात जो बोली है वो सही है, लेकिन हर जगह शायद सही ना हो। आपसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस बताओ एक्चुअल में, तो ये मैंने आपको थोड़ा गलत करा दिया। रुक जाओ, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, क्योंकि ये फर्जी तरीका मैंने बता दिया, सॉरी यार। ये फर्जी तरीका मुझे तुमको नहीं बताना है, तुम मेरे प्यारे छात्र हो, मैं तुमको सॉलिड तरीका ही बताऊंगा। मेरी बात अभी भी यहाँ पर फुल प्रूफ वैलिड है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर गई उतनी बाहर गई। अभी जो यार जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको अभी जरा इग्नोर करो, आंसर भले से आ गया लेकिन वो सही नहीं है, उस तरीके से अगर मैं बताऊंगा तो सही नहीं है। मैंने क्या बोला? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करी उतनी एग्जिट करी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा टोटल 0 है, जितनी एंटर करी उतनी एग्जिट करी तो 0 है ना, जो मैंने पीछे बोला, ठीक है। लेकिन सर अभी तो आप कह रहे थे शेप अलग अलग है। रुक जा भाई, रुक जा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब पहली वाली सरफेस जिससे एंटर करी और दूसरी वाली सरफेस जिससे एग्जिट करी, उनका सम 0 आएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं यहां पर गलत हो गया यार, ये थोड़ी सी बेशर्मी वाली, मतलब बेशर्मी वाली नहीं, शर्म वाली बात हो गई, तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, इंसान है भाई, गलती हो जाती है। यार यहां पर तो ये बात ठीक है ना, एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। यहां पर अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर है और एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है। तो यहां पर तो एंगल 0 नहीं होगा। तो जो मैंने सेकंड वाली सरफेस का निकाला है, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर इसी तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं भी पढ़ा दिया, लेकिन मैं फिर उनमें और मुझ में क्या फर्क रह गया, इसलिए मैं ठीक है बता देता हूं। यहां पर एरिया वेक्टर जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं, तो यहां पर थीटा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। यहां पर तो और चेंज हो जाएगा, यहां पर तो और चेंज हो जाएगा, तो ये तो थ्रू आउट द मोशन हर जगह थीटा अलग अलग है, तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा। इंटीग्रेट पता नहीं, इंटीग्रेट क्या क्या करना पड़ जाएगा, तो मेरी लुटिया डूब गई। अगर मुझसे कोई बोले कि स्प्रिंग वाली सरफेस की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि मुझसे पूछा गया हेमिस्फेरिकल सरफेस की वजह से, टोटल पूछा भी नहीं था, टोटल तो 0 ही है। तो एंटर कितना करा? तो मास्टर जी अभी आपने बताया कि एंटर तो माइनस का पाई आर स्क्वायर ई करा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर,
एरिया इज पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, थ्रू आउट द मोशन एंगल 0 ही है, सॉरी 180 है, हर केस में एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ही है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर मैंने लिख दिया एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे वाले का पता नहीं, लेकिन सम तो 0 आना है, तो यहां से मैंने कहा कि भैया हेमिस्फेरिकल वाली जो सरफेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई आर स्क्वायर ही आ रहा है। इस वजह से आंसर हमारा ऑप्शन सी हुआ है। उस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था, जिस तरीके से तुम भावना के साथ बह गए थे। आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा थोड़ा फ्लक्स प्रोड्यूस बाय चार्ज पार्टिकल पढ़ेंगे कि भाई किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से फ्लक्स क्या आता है। चलो ये मैं तुमको थोड़ा अपने तरीके से बताऊं। देखो, हम्म मेरी जिंदगी है तू, भाई अगर एक चार्ज पार्टिकल क्यों है और मुझे चाहिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैं क्या करता हूं, एक यहां पर एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस बना लेता हूं। ये फिर ऐसा करता हूं, एक स्फीयर है, इमेजिनरी नहीं, चलो एक स्फीयर है और एक उस स्फीयर के अंदर एक चार्ज पार्टिकल क्यों रखा हुआ है, तो बताओ इस स्फीयर की वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑब्वियसली वी नो डेट कि भाई इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी ऐसे आउटवर्ड निकलेंगी, और स्फीयर के परपेंडिकुलर ही उसका एरिया वेक्टर जाएगा, वो भी ऐसे। ठीक है, तो इस छोटे से पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करा जिसका एरिया है डी ए, सही है, तो इतने पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, तो सर जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है, लेकिन ये बड़ी सरफेस, अगर आपकी सरफेस छोटी है तो इस एरिया स्मॉल आ गया, साथ में कॉस थीटा भी लिख देते हैं, तो सर जी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो स्मॉल ही आएगा। सही बात है, तो मतलब डी फाई का फॉर्मूला ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर थीटा 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर कॉस 0 1 होकर गायब कर दिया मैंने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अब आप देखो डी फाई क्या आ रहा है, ई डी ए आ रहा है। अब आपसे कहेगा यार टोटल फ्लक्स बताओ, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, टोटल फ्लक्स क्या आएगा भाई, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से आर रेडियस का अगर ये स्फीयर है तो आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो वो है मास्टर जी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो वो तो कांस्टेंट ही है ना, उसमें थोड़ी चेंज आ रहा, तो इंटीग्रेशन एरिया का होगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर के की वैल्यू भी पुट कर दूं तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर बना, और एरिया का इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो एरिया मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया था स्फीयर की सरफेस पर, तो अगर टोटल मैं कर दूंगा तो भैया एरिया कितना बन जाएगा, सरफेस एरिया डेट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो यार 4 पाई से 4 पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, ये क्या आया, ये आया हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू ये कौन सा चार्ज है मास्टर जी, क्यू ये वो चार्ज है जो स्फीयर के अंदर है, बाहर तो नहीं था, बाहर होता भी तो फर्क नहीं पड़ता। फ्लक्स स्फीयर की वजह से जो आएगा वो उसी चार्ज की वजह से तो आएगा जो स्फीयर के अंदर है। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई चार्ज यहां पर भी है Q2, तो उसकी वजह से फ्लक्स कोई आएगा, नहीं समझ रहे बात को, फ्लक्स तो उसी चार्ज की वजह से आएगा जो स्फीयर के अंदर है, डेरिवेशन कह रही है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो बॉडी के अंदर जो भी चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगर यार मैंने स्फीयर लिया, अगर मैं यहां पर क्यूब ले लेता तो, हाँ जी अब ये मैं तुमको सवाल करा रहा हूं, अगर मैं यहां पर क्यूब ले लेता, ठीक है ले लेते सर आप, तो क्यूब भी ले लिया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, डेरिवेशन होगी सेम, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी है जो भी है, लेकिन कर करा के बॉडी के अंदर तो चार्ज क्यू है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। मतलब बात ये हो रही है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज पर डिपेंड करती है मेरे भाई। तो ना तो मुझे शेप से मतलब है, बॉडी बड़ी है छोटी है उससे मतलब है, ऐसे तुमको एनटीए तुम्हारे मजे लेने के लिए पता है क्या सवाल देगा, वो ये सवाल देगा एक स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज रखा है क्यू जिसकी रेडियस है आर, उसकी वजह से आ रहा है फ्लक्स, उसकी वजह से फ्लक्स आ रहा है फाई, समझ रहे हो। अब अगर आपने उसका रेडियस कर दी डबल, अगर आपने उसकी रेडियस कर दी डबल और अंदर चार्ज है क्यू, तो अब बताओ फ्लक्स क्या आएगा। तो कुछ महान सोचेंगे कि फ्लक्स के फॉर्मूले में एरिया आता था, यहां पर रेडियस डबल हो गई तो एरिया 4 गुना बढ़ गया, एरिया 4 गुना बढ़ गया तो फ्लक्स भी 4 गुना बढ़ गया, तो सर जी 4 पाई हो जाएगा। नहीं भाई,
वो एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब डिपेंड कर रहा था जब तुम फॉर्मूला लगा रहे थे ई ए कॉस थीटा। जरा ध्यान से मजबूत करो अपनी पकड़ कॉन्सेप्ट पर। यहां पर तुम्हें चार्ज दे रखा है या इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो। चार्ज है ना, तो चार्ज वाला फॉर्मूला देखो, चार्ज वाला फॉर्मूला किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ चार्ज पर। एप्सिलॉन नॉट भी हमारा अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई साहब इसकी वजह से भी फ्लक्स पाई आएगा। साइज चेंज कर दूं, स्फीयर का क्यूब बना दूं, क्यूब का क्यूबॉइड बना दूं, जो करना है मैं कर दूं भाई साहब, बड़ा कर दूं, छोटा कर दूं, लेकिन अंदर जो है फ्लक्स उतना ही आएगा। बाहर से रंगत कितने भी बदल लो, अंदर जो है फ्लक्स तो उतना ही आएगा। बाहर से कितना भी भैया लाली पाउडर लगा लो, कितना भी फेशियल करवा लो, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अंदर जो तुम्हारे चार्ज है फ्लक्स तो उसी के दम पर ही आएगा। इसलिए कहते हैं कि इंसान की सूरत से पहले उसकी सीरत देखो, उसके लुक से पहले उसका नेचर देखो। जी हाँ, फ्लक्स तुमको दुनिया का ज्ञान दे रहा है। मास्टर यहाँ पर फिजिक्स नहीं फिलॉसफी पढ़ा रहा है। आए हाय हाय, मैं गलत फील्ड में तो नहीं आ गया? और एक चीज और बता दूं, कभी बोलो गॉसेस लॉ ने पढ़ाया, भाई गॉसेस लॉ ही पढ़ा दिया मैंने तुमको। भाई ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए सॉल्व करके क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ही तो आया। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए करके क्या आया? बॉडी के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? अरे यही तो टर्म सॉल्व करके ये बनी है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं भाई, ये जो अभी आपने इक्वेशन देखी है, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं गॉसेस लॉ। खत्म करता हूं इसको भी यहीं पर ही। इसी को हम क्या कहते हैं? गॉसेस लॉ। बेवजह का हवा बना रखा, गॉसेस लॉ कुछ नहीं है। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिख लेना। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। Surface integral of electric field over a closed surface is numerically equals to the charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. बॉडी के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट, खत्म कहानी। ये हो गया गॉसेस लॉ। देख ले भाई, ये सब जितना भी तुम अभी यहाँ पर देख रहे हो, ये मास्टर तुमको सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ बोल दी मैंने अभी। इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed surface is numerically equals to the charge enclosed by the surface। अब अंदर चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2, तो चार्ज enclosed by the surface divided by epsilon naught। अंदर के चार्ज से मतलब है, बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है। या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं, देखो ये है तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है तुम्हारी राइट हैंड साइड। तो ये जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई तीनों चार्जेस की वजह से आ सकती है, लेकिन ये जो तुम्हारी राइट हैंड साइड है, इसमें तो सिर्फ वही चार्ज आएगा जो बॉडी के अंदर है। ये बात यहां पर लिखी हुई भी है क्या? देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल चार्जेस, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ये जो मैंने सरफेस दिखाई है ना, ये जो ऐसे शेप बना हुआ है, इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्यू इन का मतलब तो वही चार्ज होगा जो कि अंदर है, ठीक। आइए 2026 अभी ताजा ताजा गर्मा गर्म ताजी ताजी सवाल जे डबल इमेज अप्रैल अटेम्प्ट में आया हुआ 2026 के सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं। भाई मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 2 और -2 माइक्रोकूलम। कहां पर रखे हुए हैं? एक्स एक्सिस के इन कोऑर्डिनेट्स पर रखे हुए हैं। तो लाओ थोड़ा सा एक्स एक्सिस देख ही लेते हैं। बहुत दिन हो गए एक्स को देखे हुए, वैसे भी एक जमाना हो गया। एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो भैया 2 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है 8 माइक्रोकूलम का चार्ज, और 4 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम का चार्ज। कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ ड्यू टू दिस स्फीयर। 2 स्फीयर है मेरे पास, एक स्फीयर की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। मेरे भाई बस मुझे तो इतना बता दे कि अगर एक स्फीयर जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और वो ओरिजिन पर है, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर का मतलब यही हो गया, तो उसके अंदर 8 माइक्रोकूलम वाले तो चार्ज आया। एटी वाला तो अंदर आया भाई, जब 3, अरे 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ 8 वाला, और उसकी अपनी खुद की रेडियस 3 है स्फीयर की, तो 8 माइक्रोकूलम अंदर आ गया, और -2 माइक्रोकूलम क्योंकि 4 सेंटीमीटर पे है तो वो तो बाहर ही रह गया ना स्फीयर के। तो मुझे इसकी वजह से अगर कोई बोले कि अभी बताओ फ्लक्स कितना आ रहा है, तो इसका तो भैया 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करूंगा। लेकिन जो दूसरा स्फीयर है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो अगर कोई दूसरा स्फीयर जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो वो तो इतना बड़ा हो गया कि उसके अंदर 4 वाला भी आ गया। बोलो हाँ या ना? क्योंकि उसकी रेडियस 5 है तो उसके अंदर 4 वाला भी आ गया। तो φ2 अगर है
φ2 अगर है तो उसके अंदर उसके अंदर कितना चार्ज है, 8 और 2 6 हो गया है, फिर माइनस का है क्योंकि, तो 6 माइक्रो कूलम पर एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे क्या कह रहा हूं मैं, φ1 और φ2 का रेशियो बताओ। तो 8/6 का मतलब 4/3, 8/6 का मतलब 4/3। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, असली चेहरा सामने आए। चलिए, क्लियर है भाई। अब ये भी देख लो, ये जनवरी में आया हुआ 2026 का, सारे सवाल कराऊंगा भाई साहब, सब लेटेस्ट सवाल, पुराने सवाल, एडवांस के सवाल सब तुम करोगे। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक क्यूब के कॉर्नर पर 2Q चार्जर रखा हुआ है और एक साइड पर Q चार्जर रखा हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। सबसे पहली शर्त क्या थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, कि चार्ज बॉडी के अंदर होना चाहिए। ये तो चार्ज कोने पर आ गया, ये कोना कोना खेल रहा भाई, इसको बंद करना पड़ेगा। बंद कैसे करेंगे, दिमाग से, जी हाँ, दिमाग से बंद करेंगे। इस चार्ज को दिमाग से बंद करना है, कैसे करेंगे सर, ये कॉर्नर पर, इसको बंद करने के लिए क्या क्या चाहिए, इमेजिन करो, ये एक पूरा डब्बा जो है, सेम ऐसे एक डब्बा और चाहिए होगा इधर। क्या बंद हो गया, नहीं, ये एक डब्बा है, कोई डब्बा है मेरे पास, कोई तो डब्बा मिल जाए यार, ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी। चलो एक यही ले लेता हूं, क्यूब नहीं है, बस दिक्कत ये है, ये ऊपर कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो उसको बंद करने के लिए एक डब्बा ऐसे यहां पर लगाऊंगा, तो क्या बंद हो गया, नहीं। दो डब्बे आगे और लगाऊंगा, तो क्या बंद हो गया, नहीं। चार डब्बे आ चुके हैं, लेकिन अब नीचे से तो बंद हो गया, लेकिन ऊपर भी तो है, क्योंकि कॉर्नर पर है ना बॉल। इमेजिन करो, इस कॉर्नर पर एक बॉल तुमने घुसा दी, तो इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर चार जगह आ गई, लेकिन स्टिल बॉल अभी बंद नहीं है। ऐसे चार और ऊपर से लगाऊंगा, ऐसे चार और ऊपर से लगाऊंगा, तो फिर ये बॉल बंद हो जाएगी। मतलब इस 2Q वाले बॉल को बंद करने के लिए, इस 2Q वाली बॉल को बंद करने के लिए मुझे 8 क्यूब की जरूरत पड़ी, चार नीचे चार ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, समझ रहे हो। एक दो तीन चार, ये नीचे वाली फ्लोर हो गए, और ऐसे चार ऊपर वाले फ्लोर, मतलब चार ऊपर सेकंड वाले फ्लोर के चार डब्बे, तब जाके बंद हुआ। तो बात ये आ रही है कि मास्टर जी 8 क्यूब मिला के इस 2Q वाले चार्ज को बंद कर पाए, तो 8 क्यूब की वजह से फ्लक्स क्या आएगा, चार्ज 2Q है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब की वजह से फ्लक्स क्या आया, यूनिटरी मेथड है, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो कॉर्नर वाले की वजह से मेरे सिर्फ इस क्यूब के अंदर चार्ज Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। बात अभी खत्म नहीं हुई, सवाल अच्छा है, इसको भूल गए क्या, इसको भी तो देखो। इसको बंद करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक डब्बा इधर लगाना है। देखो इसके लिए अलग सॉल्व करना है, इसके लिए अलग नहीं। ये नहीं कि सर इसके लिए एक हो गया, इसके लिए 8 होगा, तो टोटल 9 हो गए, ऐसा नहीं करोगे। इसको बंद करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है। इसको बंद करने के लिए दो डब्बे चाहिए थे, तो उसके लिए अगर मैं देखूं तो दो क्यूब मिला के, ये कहानी खत्म हो गई। दो क्यूब मिला के क्यू वाले चार्ज को बंद कर पा रहे हैं, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, समझे। दो क्यूब मिला के क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब जो है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो। तो इस 2Q वाले की वजह से फ्लक्स आ रहा है Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और इस Q की वजह से फ्लक्स आ रहा है Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना आया, Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जहां तक मेरी गणित कह रही है 3Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए, पूरा पूरा देख लीजिए। ऐसे बहुत बहुत सवाल हैं, जितने करवाने भाई करवा लो, जितने करवाने करवा लो। अब यहां पर क्या कहा गया है 2025 में, सेम सवाल यहां पर कहा गया है कि बीसी वाले एज जो है ना, ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसके ऊपर हमने एक A/2 लेंथ का एक वायर ला के रख दिया, A/2 लेंथ का, ये पूरी लेंथ है, तो A/2 लेंथ का वायर ला के रख दिया। बताओ फ्लक्स क्या होगा। तो मैं मानता हूं कि इसके ऊपर चार्ज है Q, इसके ऊपर चार्ज है Q। तो अब इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही बात। देखो अब जो वायर है वो इस एज पर आ गया, ऊपर वाली पर, तो बंद करने के लिए एक आगे और दो ऊपर चाहिए, बंद हो जाएगा। तो टोटल चार ही तो चाहिए।
भाई यहां पर अगर आ गया तो एक आगे लगा दिया और दो ऊपर रख दिए, तो 4 डब्बों में काम हो रहा है। तो एक्चुअल में 4 क्यूब मिला के बंद कर पा रहे हैं। तो 4 क्यूब की वजह से फ्लक्स आ रहा है। अगर उसका चार्ज मैंने क्यू मान लिया, एक्चुअल में तो कुछ और होगा, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब की वजह से फ्लक्स आ गया क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अभी एक क्यूब की वजह से आया है। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्यू बाय एल, पढ़ा चुका हूं ये सारी बातें। तो क्यू का फॉर्मूला हो गया लैम्डा एल, और वायर की लेंथ एल नहीं है, एक्चुअल में ए बाय 2 है। तो क्यू की जगह पर लैम्डा ए बाय 2 रख दो बस। क्यू की जगह पर लैम्डा ए बाय 2 और साथ में 4 एप्सिलॉन नॉट तो है ही। तो ये लैम्डा ए बाय 8 एप्सिलॉन नॉट बनेगा, जो कि ऑप्शन बी से मैच करेगा। चलूं, चलिए करा चुका हूं। एक पॉइंट चार्ज क्यू, एक पॉइंट चार्ज क्यू क्यूब के कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो बताओ कितना फ्लक्स आएगा। ये करा चुका हूं, ये आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बिना बस ये चेक करने के लिए कि तुमने मुझे सुना है या नहीं है। ये तुम बिना सॉल्व करे, बिना सोचे, बस तुम इसका जवाब देना चाहिए। अगर तुम मुझसे अगर अच्छे से पढ़ रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि सर पूरा पढ़ा, और अगर कोई ऐसा है, वैसे होगा नहीं, अगर कोई ऐसा है जो कहता है सर पूरा पढ़ा समझ में नहीं आया, तो भाई तू मुझे इसका जवाब दे। अगर तू इसका जवाब दे पा रहा है और स्टिल तुझको समझ में नहीं आ रहा, तो बात अलग है। लेकिन अगर तूने इसका जवाब ही नहीं दिया, इसका मतलब तुम मुझे सुन ही नहीं रहे हो। तुम बस फोन खोल के बैठ गए और तुम बस झूठी तसल्ली दे रहे हो खुद को कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ऐसे रिजल्ट नहीं आता यार। अब देखो, यहां पर सीधी सी बात है, आपसे क्या कहा जा रहा है, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सिंपल सी बात, शेप के अंदर कितना चार्ज, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। खत्म कहानी, बाहर वालों से मतलब ही नहीं, 10 सवाल करवा लो। चलो अब ये बताओ, अब जैसे यहां पर ये जो प्लस क्यू का चार्ज है, ये सर्कुलर वाली सरफेस पर रखा हुआ है, लेकिन क्या ये बंद है, खुला हुआ है? खुला हुआ है सर, खुला हुआ है। पहले इसको कैद करा जाएगा, तो इसको कैद करने के लिए क्या करोगे, एक सेम ऐसे ही स्फीयर और ले आओ। तो एक्चुअल में दो आधे आधे स्फीयर, दो हेमिस्फीयर मिला के क्यू वाले चार्ज को बंद कर पाए। तो दो हेमिस्फीयर की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमें तो एक की वजह से चाहिए था। तो एक हेमिस्फीयर की वजह से कितना आ रहा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बस ये तरीका होता है करने का, दिस इज द ओनली वे, बस इतना सही करना है। चले भाई आगे, चलो अब गॉसेस लॉ की थोड़ी सी अब मैं तुमको डेरिवेशन कराता हूँ, थोड़ा सा अच्छे लेवल की हम बातें करेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी काफी बातें पूछी जाती हैं, और थोड़ी सी जो मैंने पहले बातें पढ़ाई है ना, उनका प्रूफ भी अब देखो देखो इन चीजों से हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर लॉ में डेरिवेशन अपने तरीके से करा देता हूं। भाई एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आप लिया है, और आपसे कहा जाए कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो जैसे कि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग है, चलो फिगर तो बनी हुई है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आपको दिख रहा है, दिस इज द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये है। ठीक, और इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो मतलब कहां तक जा रहा होगा, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हम क्या करते हैं, बना देता हूं यार, क्योंकि चीज होती हुई जो दिखेंगी उससे ज्यादा समझ में आता है कंपेयर टू जो हो चुकी है। तो यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर बता भाई, इस वायर की वजह से जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। वायर तुम्हारा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हम बात समझ गए, बस यहां पर बता दो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है। तो देखो मैंने प्रीवियस क्लास में इसकी डेरिवेशन नहीं कराई थी, अब करवा रहा हूं। तो इसको करने के लिए मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, क्योंकि अब हम गॉसेस थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं ना, गॉसेस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो गॉसेस थ्योरम का काम ही होता है, यूज ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो एक हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, और गॉसियन सरफेस ऐसे कंसिडर करेंगे जो कि जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उससे पास हो रही हो। गॉसियन सरफेस ऐसे कंसिडर करेंगे कि मुझे जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास हो रही है, जैसे कि आपने देखा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वायर से कैसे जा रही होंगी, ऐसे परपेंडिकुलर,
वायर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लूं और इसको मैं कह रहा हूं ds1, तो उसका एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा। अच्छा, वायर तो ऐसे ऊपर तक जा रहा है ना, तो यहां पर स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी। लेकिन अगर मैं सर्कुलर वाली प्लेट पर एरिया कंसिडर करता हूं, ये तो सिलेंडर के ऊपर वाली सर्कुलर प्लेट है ना, उसको अगर मैं बोलता हूं ds2, तो उसका तो परपेंडिकुलर एरिया ऊपर की तरफ जाएगा। समझदार बच्चों को चमक चुका है यहां पर क्या हो रहा है। ऐसे यहां पर भी ये वायर नीचे तक जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है। लेकिन अगर इस सर्कुलर प्लेट पर एरिया वेक्टर कंसिडर करता हूं ds3, तो भाई वो नीचे जा रहा है। समझदार बच्चों को यहां पर भी चमक चुका क्या हो रहा है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई बता कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस पी पॉइंट पर या इस वायर की वजह से, और मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी r है या फिर सिलेंडर की रेडियस r है, तो देखो यहां पर मैंने 3 सरफेस कंसिडर करी, चौथी तो कोई और हो नहीं सकती। एक ऊपर वाली प्लेट, एक नीचे वाली प्लेट, एक कर्व्ड सरफेस, इसके अलावा तो कुछ और है नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इधर भी तो होगी कर्व्ड सरफेस, तो भाई बात बात तो एक ही है यार, दो अलग अलग कर्व्ड सरफेस थोड़ी है। सर्कुलर हाँ एक ऊपर नीचे थी, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds3, ये सब मिला के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया मेरा गॉसेस थ्योरम। ठीक, यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल 90 और ये एंगल 90, तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट करके कॉस आएगा तो कॉस 90 0, तो ये ds1 और ds2 और ds3 की तो लुटिया यहीं पे डूब चुकी है, गायब हो गए। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ eds1 होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लेता हूं, वही तो निकालना आया था मैं, तो इंटीग्रेशन होगा ds1 का, क्योंकि यहां पर cos 0 हो गया होगा, cos 0 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू अंदर का चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सुनते जाओ, अब ये जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करूंगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RL पढ़ा होगा आप लोगों ने, 2 पाई RL मैथ्स में है ना, तो 2 पाई RL इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, जहां पर Q अपॉन L चार्ज अपॉन लेंथ होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो एक तो ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये मेरा बन गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या फिर अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊं, सुनो, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊं, तो नीचे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं लिखूंगा K, और ऊपर है 2K, तो ये 2K Q बाय L की जगह पर लैम्डा, तो 2K लैम्डा बाय R। अगर तुमने मेरा इससे पहले वाला सेशन देखा है तो जिसमें मैंने वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, तो 2K लैम्डा बाय R आया था। याद करो फॉर्मूला था ना, K लैम्डा बाय R sin θ1 प्लस sin θ2 परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में ये 2K लैम्डा बाय R आया था, जो कि यहां से भी देखो प्रूफ हो गया, यहां से भी प्रूफ हो गया। तो वहां पर मैंने प्रूफ इसलिए नहीं कराया था क्योंकि उस तरीके से करते बहुत टफ होता, गॉसेस थ्योरम की हेल्प से करा तो काफी इजीली हो गया। और ये इस टाइप से प्रूफ तुमको आने चाहिए, कॉन्सेप्ट पर पकड़ और चीजें स्ट्रॉन्ग तुम्हें तभी महसूस होंगी। अरे ये कहाँ आ गई मैं, फिजिक्स। मैं तो एक लव है टेस्ट सीरीज के सवाल बनाने जा रही थी। अरे हाँ हाँ, वही एक लव है टेस्ट सीरीज जिससे 70% से भी ज्यादा सवाल मैच किए थे पिछली बार, और इस बार तो हमारा दावा है 80% सवाल तो कहीं नहीं गए मिनिमम मैच होने से। अब भैया देखो अब्दुल सर, आप भी चलो, आपको भी फिजिक्स का एक लव है टेस्ट सीरीज पे काम करना है, चलो पढ़ते रहो, चलो भाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने भी कर रखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई। अब आ जाओ दूसरा केस। चलो मैं जरा इसको अपने तरीके से थोड़ा जल्दी बताता हूँ और क्लियरिटी मिलेगी। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करा दी। अब अगर मैं लेकर आता हूं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, ये बात मैंने आपको पहले सेशन में बताई थी, दोनों का मतलब सेम है। क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी है, स्टिल हम उसको हॉलो ही मानेंगे, और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर तो हॉलो है ही।
क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी होगा ना, तो स्टिल चार्ज उसकी सरफेस पर ही होता है। तो अब हम स्फीयर एक ऐसा मान रहे हैं जिस पर चार्ज जो है वो कहां है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है ये स्फीयर। और इस स्फीयर की अपनी खुद की रेडियस इज कैपिटल आर। अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो पहला केस 3 पॉइंट आते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे अंदर पूछी जा सकती है, एक सरफेस पर पूछी जा सकती है, एक बाहर पूछी जा सकती है। तो अगर मैं अंदर वाली कहानी से शुरुआत कर रहा हूं, तो भाई अगर अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस है भाई R1 मान लेता हूं। तो जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तरीका वही है, उससे पास होता हुआ आप क्या बनाओगे, मास्टर जी हम तो उससे पास होता हुआ गॉसियन सरफेस बना देंगे। बना दिया। अब मुझे इतना सा बताओ कि अगर मैं अंदर की बात कर रहा हूं, जब मेरा इनसाइड वाली बात हो रही है, इनसाइड वाली, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होगा। इस पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दिक्कत तो यहां पर यही खत्म हो गई। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर तुम दिखा भी ही नहीं पाओगे, लेकिन चलो दिखा भी दिया अगर, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट है। यहां पर बताओ ये जो तुम्हारा व्हाइट वाला स्फीयर है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, या फिर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है। मतलब नॉन कंडक्टिंग वाला केस लोगे तो अंदर से खाली, और कंडक्टिंग वाला अगर अंदर से भरा हुआ भी है, स्टिल चार्ज तो सरफेस पर ही है। अगर ऐसा है तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं, तो अंदर अगर चार्ज नहीं तो क्यू इन की वैल्यू जीरो, क्यू इन की वैल्यू जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो, तो ई भी तो जीरो आ गया, करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर तुम्हारा स्फीयर कंडक्टिंग है तो हर हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और अगर हॉलो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर तो जीरो ही है। ये बिना करे आ गया। ठीक है, सरफेस वाला डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं है, वो समझ में आ जाएगी। पहले आउटसाइड वाली कराता हूं, आउटसाइड वाली। तो अब अगर आउटसाइड वाली कहानी करनी है तो क्या करो, आउटसाइड वाले पॉइंट पर, आउटसाइड वाले पॉइंट पर से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लो। आउटसाइड वाले पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लो। बना लिया, ये आ गया आउटसाइड वाला पॉइंट। मेन स्फीयर तो हमारा येलो वाला था ना, याद है? कभी भूल जाओ। अब यहां से यहां तक की दूरी को मैं मान लेता हूं कि आर है। यहां से यहां तक की दूरी को मैंने मान लिया क्या है, आर है। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, यहां पर देखो एरिया वेक्टर भी आएगा, और एंगल भी जीरो है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस अगर मैंने करा तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ई, क्योंकि कॉस 0 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो अभी मैंने रेड वाले सर्किल पर डी एस लिया, तो इसका एरिया आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। टोटल चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू। इस स्फीयर पर टोटल चार्ज तो मैंने कैपिटल क्यू माना है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा है। यहां पर स्मॉल आर का मतलब पॉइंट की दूरी आउटसाइड द स्फीयर फ्रॉम द सेंटर। अब यहीं पर अगर सरफेस पर कोई बोलते तो स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख देते तुम, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती, सेम आती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता। तो भाई तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, बाहर और सरफेस पर मैंने आपको ड्राइव करा दी। अंदर जीरो, सरफेस पर के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और आउटसाइड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो ऑन डेट बेसिस अगर मैं बोलूंगा इसका ग्राफ बना लिया जाए, बना लिया जाए, तो अगर इसका ग्राफ बना लिया जाए किसका, y एक्सिस पर ले लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, और x एक्सिस पर ले लिया हमने डिस्टेंस r। तो जब तक स्मॉल r कैपिटल R के बराबर नहीं हो रहा, जब तक मतलब तुम अंदर हो, स्फीयर के अंदर हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और जैसे ही सरफेस पर आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कितनी, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी घटने लगेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छे से जरा इस ग्राफ को देख लीजिए, मैंने बहुत सुकून से, बहुत सही तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। पूरे फोकस के साथ सुना होगा तो डेफिनेटली तुमको समझ में आया होगा। अच्छे लेवल की बात इसके अगले वाले केस में है, ये बात समझ में आ गई। तो सरफेस का फॉर्मूला देख लो, आउटसाइड का फॉर्मूला देख लो, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इसकी तो हम दोबारा करेंगे भी नहीं। लेकिन अगर यहां पर ऐसा हो जाता कि भाई हमारा इंसुलेटिंग स्फीयर है, क्या कह दिया,
हाँ, इंसुलेटिंग स्फीयर है सॉलिड वाला। इंसुलेटिंग स्फीयर का मतलब ये थोड़ी है कि अंदर चार्ज नहीं होता, ये मैं बात पहले क्लियर कर चुका हूं। मतलब इस बार सॉलिड इंसुलेटिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस बार पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज आ गया। अब लुटिया डूबेगी, लेकिन डूबने नहीं दूंगा, परेशान मत हो। इस बार पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज है पॉजिटिव, सिर्फ सरफेस पर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली बात, सरफेस के बाहर अगर आपसे कोई बोले इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ आउटसाइड, तो फॉर्मूला सेम हुई के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर आपसे कोई सरफेस पर बोले तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर की बात करते हैं, इनसाइड वाली, क्योंकि वहां पर तो जीरो आ रही थी, अब यहां पर जीरो नहीं आएगी क्योंकि अंदर चार्ज आ गया। तो कोई बात नहीं, तरीका तो सेम ही है। क्या करूंगा, पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना दूंगा। सेंटर में से मैंने एक आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बना दिया, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अंदर, मान लो इस पॉइंट पर निकालनी है। फिर वही कहानी, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, एरिया वेक्टर दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखा दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये डिस्टेंस आर मान ली। अब दिक्कत ये है कि इसके अंदर जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज नहीं मालूम। अगर मैं यहाँ पर गॉसेस थ्योरम लगाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मेरे लिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतने पार्ट के अंदर कितना चार्ज है। अरे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, इतने पार्ट के अंदर कितना है ये बताओ। अब इसको करने के दो तरीके, यूनिटरी मेथड भी है या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से निकालते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज है क्यू, और टोटल वॉल्यूम क्या है भाई, पूरे स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, पूरे की रेडियस तो कैपिटल आर है ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो चार्ज का फॉर्मूला मतलब रो इंटू वी हो गया। तो अगर अंदर वाले स्फीयर का कोई मुझसे बोले क्यू इनसाइड का, तो रो तो वही आएगा, बस वॉल्यूम भी इनसाइड की आएगी, अंदर वाले की। तो रो इंटू अंदर वाले की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई, उसकी रेडियस है आर स्मॉल वाला, तो 4/3 पाई आर क्यूब, खत्म कहानी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, कॉस जीरो तो यहां पर है ही, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करके इस व्हाइट वाले का सरफेस एरिया बनेगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू इन की जगह पर क्या लिखूंगा, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई से 4 पाई उड़ाया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ाया, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, क्या आ रही है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये 8 तो नहीं समझ रहे तुम, अब यार गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। मास्टर ने तो 8 आर निकाला था, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आई। दो फॉर्मूला आते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी बता रहा हूं भाई। रो की वैल्यू पुट करना, एक्चुअल में रो की अगर मतलब मुझे आंसर चाहिए कैपिटल क्यू के टर्म्स में, तो मैं ये वाली रो की वैल्यू पुट कर दूं, कर दो सर। तो ये क्या बन गया, ये क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो था ही, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और ऊपर एक स्मॉल आर, तो 3 से 3 कट गया। और देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, तो ये के कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का क्यूब आ रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं अगर सवाल आ जाएगा तो। फिलहाल दोनों ही मुझसे कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे तुम सेंटर से अर्थ की सेंटर से अगर तुम सरफेस की तरफ आओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो उस केस में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहां पर अगर अब आप समझदार हो कि मास्टर किधर जा रहा है, मास्टर इसका ग्राफ बनाने जा रहा होगा, तो मास्टर जब ग्राफ बनाएगा तो अंदर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता, तो क्योंकि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ हमारी कैसे जाएगी भैया, ग्राफ हमारी जाएगी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ हमारी जाएगी ऊपर की तरफ उठती हुई स्ट्रेट लाइन। उसके बाद फिर ये ग्राफ हमारा नीचे वैसे ही जैसे पीछे आया था वैसे ही आएगा। और ये मैक्स ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो स्टिल हमारी वही है, के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये बातें थोड़ी सी बढ़िया हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने डेरिवेशन समझी है तो। अगर यहां पर ऐसे भी हो सकता था कि हमारी
जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना वो वेरिएबल हो, स्टिल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा अगर आपने तरीका सीखा है तो। चलिए मेरे भाई, ये था बस मेन पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं। शीट और आइए, लाओ शीट को भी निपटा देता हूं, शीट को भी निपटा देते हैं। इनफाइनाइटली साइज की शीट है हमारी, है ना, इनफाइनाइट साइज की शीट की वजह से अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो देखो शीट शीट को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, एक्चुअल में शीट जो है वो ऐसी है, पूरी वही बात है। शीट तो ऐसे होती है ना, इस शीट के ऊपर चार्ज है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे देख रहे हो साइड से, मतलब आपको एक लाइन ही तो दिखेगी, तो वो मैंने आपको लाइन दिखाई है ऐसे करके, मतलब शीट पर जो चार्ज होगा पूरा इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, तो अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो वो ऐसे निकलती हुई दिखेंगी, दैट्स इट। तो यहां पर एक इनफाइनाइटली साइज की शीट है और उस पूरे पर चार्ज वही है हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसको भी करने के लिए तरीका यही है कि हम गॉसियन सरफेस बना लेते हैं सिलेंड्रिकल की। अब ये सिलेंड्रिकल शेप की यही क्यों बना रहे हैं सर, भाई इस तरीके से आ जाता तो इससे हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब ये डेरिवेशन है ना भाई, तो इसमें आप रिजिड नहीं हो सकते, ऐसे ही क्यों करा, तुम कुछ और ले लो। फिलहाल मुद्दे की बात यह कि समझ में आना चाहिए। तो एक हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है ये, और कैसे बनाई है देखो, आर पार होती हुई। मान लो अगर ये सिलेंडर है तो ये इससे आर पार हो रहा, ये इसके परपेंडिकुलर है और ऐसे आर पार हो रहा है, ऐसे मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है, ठीक है। चलिए अब इस पर भी तीन सरफेस आ गई, एक ये ds1 एरिया, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। एक मैंने इधर दिखाई ds2 एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है। एक कर्व्ड सरफेस पर भी मान लेते हैं ds3 एरिया, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही होगी, परपेंडिकुलर है ना शीट के, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही होगी, लेकिन एरिया वेक्टर ऊपर। अब समझदार बच्चों को चमक चुका है क्या, किसकी लुटी डूबी है बताओ फटाफट, ds3 वाले की, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया। तो जो भी हमारा आएगा गॉसियन थ्योरम लगाऊंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई ds1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds2 और इंटीग्रेशन ऑफ ई ds3 दैट इज इक्वल्स टू चार्ज अंदर का डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली टर्म जीरो हो चुकी है क्योंकि थीटा यहाँ पर cos 90 होकर जीरो हो चुका है। अब ये दोनों सेम ही तो हैं, तो इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 EDS लिख देता हूं, अंदर का चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ई भी मैंने बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन होगा ds का एरिया का Qn बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया यहाँ पर ये सर्कुलर ही तो है सिलेंडर, तो एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, नहीं लिख रहा है अभी, इसको मैं सिर्फ एरिया ही लिख देता हूं, तो 2e इंटू एरिया लिख दिया मैंने सीधा। हालांकि मुझे मालूम है कि ये एरिया पाई आर स्क्वायर है, Qn बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्मूला आता है उस तरीके से दिखाना चाह रहा हूं आपको। तो ये अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, चार्ज अपॉन एरिया क्या सिग्मा होता था, पहले दिन ये बात पढ़ाई थी इस चैप्टर में, हाँ होता था। तो यहां पर एक्चुअल में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर ना इनफाइनाइटली चार्ज की शीट है तो उसका चार्ज रेयरली दे रखा होगा, आपको उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि भाई हमारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो उस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है। एक साइड में, दो साइड की थोड़ी आ रही है, वो तो डेरिवेशन में करा है, आई तो एक ही है ना। तो मतलब अगर ऐसे कहीं पर आपको शीट दिख रही हो और आपसे कहें कि भाई बताओ इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो पहली बात अगर शीट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई अवे, और वो कितनी हो गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ध्यान रखना, अभी सवाल कराऊंगा इस पर भी। ओके, सारी बातें पढ़ा चुका हूं, ये सब कुछ हो चुका है, अब फटाफट सवालों पर आ जाओ। तो अगर हॉलो मेटालिक स्फीयर है जिसके रेडियस आर है यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ, तो मैंने बता दिया हॉलो वाले केस में क्या था, अंदर जीरो थी, हॉलो वाले केस में क्या था भाई, अंदर जीरो थी, और जैसे जैसे फिर बाहर आ जाओगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। ऑप्शन ए पढ़ा दिया है, ठीक, ये सब बता दिया, ये सब बता दिया, सब कहानी बता चुका हूं।
देख लो जेडब्ल्यू में 2022 का सवाल, कहा जा रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी रो दे रखा है, रो, रेडियस दे रखी है आर, कहा जा रहा है द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट सरफेस एरिया। भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। नंबर ऑफ लाइंस को तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे, तो नंबर ऑफ लाइंस अपॉन एरिया आपसे कहा जा रहा है, मतलब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोली जा रही है। अब ये दिमाग तुमको चलाना होता है, ये आपसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, तो ये क्या चीज है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिट देखकर भी पता चल रहा है कि न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं और स्फीयर की बात हो रही है। फॉर्मूला क्या लगा दूं, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इससे भी आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर वो तो कैपिटल आर दे रखा, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, चल जाएगा यहां पर वही वाला फॉर्मूला, इसको भाई रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कर दो, क्योंकि वो जो फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया वो अंदर सेंटर से लेकर सरफेस तक के लिए पूरा वैलिड है। तो रो की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6, यार ये मजदूरी तो तुम करो ऐसे, रेडियस की जगह पर 6, 3 की जगह पर 3 और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 8.85 इंटू 10 की पावर -12, कर लो सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। आई थिंक 8 आ रहा होगा, शायद जो भी आ रहा होगा पता नहीं, ओ मैंने ये तो बहुत ही गंदा बोल दिया मैंने, ये 45 इंटू 10 की पावर 10 आ रहा है, देख लेना भाई, कैलकुलेशन कर लो यार, इतना कुछ करवा रहा हूँ, इतना तो तुम खुद से भी कर सकते हो, कराया मैंने, सही है, मल्टीप्लाई डिवाइड आपके लिए छोड़ दी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया भैया, देख लो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया, सेम उन्होंने भी ऐसे करा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और कुछ कुछ बातें देख लो भाई, यहाँ पर एक स्क्वायर की प्लेट है, थोड़ा सा और 3D वे में मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे फ्लैट नीचे रखी हुई है और उससे a/2 हाइट पर एक चार्ज है q, अब कह रहे हैं इसकी वजह से फ्लक्स बताओ, ये जो हमारी सरफेस है इसकी वजह से फ्लक्स बताओ, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है सर, चार्ज जब तक बंद नहीं होगा फ्लक्स नहीं आएगा, तो उसको बंद करने के लिए बंद करो, उनको बंद करने के लिए बंद करो। बंद कैसे करेंगे सर जी, टोटल 6 दीवारें लगेंगी, एक दीवार इधर खड़ी करोगे, एक दीवार इधर खड़ी करोगे, एक आगे करोगे, एक पीछे करोगे, एक ऊपर लगाओगे, तो टोटल आपको 6 सरफेस मिला के इस चार्ज को बंद कर पाएंगे। तो एक्चुअल में 6 सरफेस की वजह से ये एक क्यूब बन गया, तो अब सरफेस क्लोज्ड है तो फ्लक्स आएगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आपसे तो एक सरफेस की वजह से पूछा है ना, तो वो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी से मैच करेगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से, चलें, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये सवाल जेडब्ल्यू मेंस 2021 का, ये काफी बढ़िया लगता है क्योंकि इसको बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं, इस टाइप के सवालों में सबसे बढ़िया सवाल। देखो भाई, चार्ज अभी भी हमारे क्यूब के कॉर्नर पर ही है, चार्ज अभी भी हमारे क्यूब के कॉर्नर पर, और ये हम पीछे कर चुके हैं कि अगर चार्ज क्यूब के कॉर्नर पर हो तो टोटल उसको बंद करने के लिए 8 क्यूब लगते हैं, अब ये मैं बात पढ़ा चुका हूं पीछे, है ना, तो 8 क्यूब लगेंगे उस चार्ज को बंद करने के लिए, तो 8 क्यूब की वजह से फ्लक्स आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब की वजह से तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ये तो बात हो चुकी है। लेकिन तुमसे ये पूछा किसने, तुमसे कह रहे हैं कि ये जो शेडेड रीजन में दिखा रहा हूं ना, ये ऊपर वाली सरफेस की आधी और ये साइड वाली सरफेस की आधी, इन इन दोनों शेडेड रीजन की वजह से बताओ कितना फ्लक्स आएगा। तो अब जरा समझो, क्यूब में होता यह है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से जरा समझना, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सर एक क्यूब की वजह से क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर वाली आधी और ये वाली आधी तो मिलके आधी आधी पूरी एक साइड ही तो हो गई, तो एक साइड की वजह से पूछा जा रहा है, मुद्दे की बात तो ये है, एक साइड की वजह से आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे सर, एक क्यूब में 6 साइड होती है तो 6 से डिवाइड कर दोगे, तो उस बेसिस पर तुम्हारा आंसर क्यू बाय 48 आएगा, लेकिन ये गलत है, और बच्चा यही करके आया था, ऑप्शन सी मार्क कर दिया और उसका सी कट गया, ऑप्शन भी और वो भी, ठीक है, क्यों, अब जरा समझना भाई, अगर ये चार्ज क्यू है तो ये वाली सरफेस देखो ध्यान से, ये वाली सरफेस देखो ध्यान से, और ये वाली सरफेस देखो ध्यान से, जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे ना, तो इन तीनों सरफेस को कभी भी ये कट नहीं कर पाएंगे,
इनसे आर पार नहीं जा पाएंगे। सोच के देखो, सोच के देखो, क्योंकि ये वाला जो चार्ज क्यों आ रहा है, इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालोगे भी तो ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, तो वो इस प्लेन में तो रहेगी, आर पार थोड़ी हो गई, प्लेन से ही होके गुजर रही, आर पार नहीं। और मैंने कहा फ्लक्स तब आता जब आर पार हो। तो एक्चुअल में ये वाली सरफेस वन वाली, और सेम ऐसे इससे भी आर पार नहीं हुई, तो ये वाली सरफेस दूसरी वाली, और ये पीछे वाली जो सरफेस है ये तीसरी वाली, इन तीनों सरफेस का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं फ्लक्स में। तो आपको जो लग रहा है ना, एक क्यूब में 6 साइड होती हैं, तो 6 साइड की वजह से फ्लक्स आ रहा है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो एक साइड की वजह से 6 से डिवाइड करा देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में एक क्यूब की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है ना, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ 3 साइड ही कंट्रीब्यूट कर पा रही है। मतलब एक क्यूब की वजह से फ्लक्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन क्यूब की 3 साइडों ने करा, तो मैं ये कह सकता हूं 3 साइडों की वजह से फ्लक्स आ रहा है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। 3 साइडों की वजह से फ्लक्स आ रहा है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो यार एक साइड की वजह से क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। डेट्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये इस टाइप के सवालों में सबसे बढ़िया सवाल था। टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ समझने वाली बात है। आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पाया हूँ, और समझा क्या पाया हूँ, समझाया है। तुमने समझा है या नहीं समझा मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है मेरे शेर और शेरनी हो, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और कुछ, अब ये बातें यार बहुत कर चुका हूं मैं। एक थिन स्फेरिकल शेल है, चार्ज क्यों है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब शेल है ना, शेल तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ये कितनी बार कराओगे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ अभी बना के दिखाया था। हटाओ इसे, हटा सावन की घटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रेडियली आउटवर्ड है, और वेरिएबल है। देखो ई जो है ए आर के बराबर है। चार्ज हमारा कंटेंट इन स्फीयर, स्फीयर के अंदर चार्ज है, स्फीयर की रेडियस ए है, ओरिजिन पर है उसका सेंटर। क्या बताना है, बताने क्या है, चार्ज ही बताना है। ओके, अरे देखो बड़ी सिंपल सी बात है, स्फीयर बनाओ। इस सर्किल किसने बना दिया भाई, स्फीयर बनाओ, स्फीयर। स्फीयर पे ये हो गया ओरिजिन जो कि तुम्हारा सेंटर है, तो रेडियस इसकी हो गई ए। तो चार्ज रखा हुआ है यहां पर, मैंने माना क्यू, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। ओके, तो हमें क्या निकालना है, वही बात है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज अंदर का डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूरी पर कितनी होगी, के सॉरी अच्छा वो नहीं होगी, उन्होंने दे रखी है ए आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ए इंटू आर है। अब यहां पर देखो, तो आर मेरा सेंटर से डिस्टेंस है, तो आर की जगह पर ए लिखूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्चुअल में कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। और इस एरिया का इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, इस स्फीयर का एरिया जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्टिल रेडियस तो ए है, तो 4 पाई ए स्क्वायर, अंदर का चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या लल्लू सवाल निकला ये। तो चार्ज मेरा आ रहा है 4 पाई कैपिटल ए एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए का क्यूब। अब आपसे प्रोपोर्शनैलिटी वाइज पूछा है ना, विल बी गिवन बाय, तो आपसे प्रोपोर्शनैलिटी वाइज पूछा है, तो 4 पाई कांस्टेंट को हटा दूं, तो क्यू मेरा कैपिटल ए एप्सिलॉन नॉट ए और ए का क्यूब के बराबर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, साफ साफ देख सकते हो आप। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलूं आगे। चलो चलो भैया, 100 स्लाइड पूरी हो चुकी है, और 100 स्लाइड पे मतलब तुम सेंचुरी मार चुके हो। तो सेंचुरी मारने के बाद एक बॉल तो भैया बढ़िया वाली आनी चाहिए। तो जी हाँ, अब सवाल आ चुका है तुम्हारा 2028 का जेडब्ल्यू मेंस का नहीं, जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर 2 का सवाल, जो इन्हीं टॉपिक को पढ़ाया है जो मैं अभी तुमको पढ़ा रहा हूं। बढ़िया है, जरा ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि इनफाइनेटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर, एक वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल है, दिख रहा होगा। ये वाला वायर है, इसकी बात हो रही है। ये वायर है जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल है और इनफाइनेटली लॉन्ग है। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, उसको हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर घुसाया है, ऐसे जैसे आपको दिख रहा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर घुसाया है, जिसकी रेडियस आर है, और स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, नहीं है ना।
और कहा जा रहा है कि जो PQ की वजह से सेंटर पर एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120। लाओ इसको तो यहीं पर ही अगर मैं बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं C। चलो अभी आगे देखेंगे। बताना क्या है, इनमें से कौन सी बातें सही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, सीधी बात तो ये है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो तभी आएगा ना जब मुझे पता चलेगा कि स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, दैट्स इट। तो भाई देखो, अगर तुम इस ट्राइंगल को देखते हो POC, POC, हाँ, तो PC होगा हमारा R sin 60। लगा लो ना sin 60 का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर मतलब PC, हाइपोटेनियस मतलब रेडियस। तो PC आ रहा है √3R/2, तो ये भी √3R/2 है, ये भी √3R/2 है। तो टोटल हमारे वायर की लेंथ जो अभी स्फीयर के अंदर तुमने घुसा रखी है वो टोटल लेंथ √3R हो गई। √3R/2 प्लस √3R/2, टोटल लेंथ कितनी हो गई, √3R हो गई। चार्ज का फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, तो लेंथ तो √3R है, तो चार्ज हो गया √3R लैम्डा। अब किसी भी सरफेस के अंदर कितना चार्ज अगर वो पता चल जाए तो फ्लक्स पता चल जाता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज √3R लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ये एडवांस का सवाल पानी पानी कर दिया हमने। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल शेल इज √3R बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ले भाई, ले भाई। दूसरी बात, अब ये वायर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ही होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वायर अगर z एक्सिस के पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस में नहीं होने वाली, फिर ये तो y में होगी, x में होगी, ये बात तय है, z में नहीं होगी। तो ऑप्शन बी पढ़ो, द z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि z एक्सिस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जो भी होगी x और y में होगी, क्योंकि वायर ही z एक्सिस में है तो उसके परपेंडिकुलर तो x और y में जाएगा। तो ऑप्शन बी वाली भी बात सही है। सी में क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज √2R बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि गलत है, वो तो √3 आया है। डी वाले में क्या कहा जा रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी सही होगा मेरे हिसाब से, और देख लीजिए ऑप्शन ए और बी ही सही है। तो एडवांस का सवाल भी हमने कर लिया। बात समझ में आई है या नहीं आई है? चलें आगे, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हाँ भाई, अब देखो भाई, चार्ज इंडक्शन इन मेटल्स है ना, इसके भी थोड़े से रूल्स होते हैं, थोड़ा सा समझ लो। कैविटी वाली जो प्रॉब्लम्स आती है वो इसी तरीके से आती है। मैं आपको एक ही बार में पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। भाई होता यह है कि कुछ इस तरीके से, मान लो कि एक हम कंडक्टर लेकर आ गए, ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है। अब इस कंडक्टिंग स्फीयर में मैंने बोला कि ये थिक है, मतलब एक मेटल का एक स्फीयर लेकर है जिसके अच्छा खासी थिकनेस भी है। या फिर आप ऐसा समझ लो कि भाई एक सॉलिड स्फीयर में से एक अंदर से एक स्फीयर कट करके निकाल दिया, तो अंदर मैंने हॉलो पार्ट बना दिया। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी बात है। अब अगर आपसे कोई बोले कि भैया इस पर अगर अंदर चार्ज है कैपिटल Q, तो अब इसकी कुंडली खोलो। तो इसकी कुंडली बड़ी बस सिंपल से ये है, कुंडली बस इतनी सी है कि अगर अंदर चार्ज कैपिटल Q है तो ये जो मटेरियल है, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे। तो क्योंकि अगर मान लो मैंने अंदर चार्ज माना है कि पॉजिटिव Q, तो ड्यू टू द अट्रैक्शन सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इसकी इनर वॉल पर आके इकट्ठा हो जाएगा। तो बाय इंडक्शन में ये कह सकता हूं, बाय इंडक्शन में ये कह सकता हूं कि इसकी इनर वॉल पर चार्ज आ गया माइनस का Q। अब जरा तुम ये समझो कि भाई कंडक्टर तो मेरा ओवरऑल न्यूट्रल था ना, पहले तो कोई चार्ज था नहीं, कंडक्टर पे तो पहले कोई चार्ज नहीं था। अब जिसमें से अगर मैंने तुमसे कहा कि माइनस का Q चार्ज अंदर वाली वॉल पर आ गया, तो बाहर वाली जो वॉल है उससे माइनस का Q चार्ज खत्म हो गया, तो वहां पर फिर प्लस का Q चार्ज आ गया। बस इतनी बेसिक सी बात है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं इन मेटल्स के अंदर। फिर एक बार रिपीट कर दिया मैंने, अगर अंदर भाई पहले न्यूट्रल था, अंदर चार्ज प्लस Q ला के रख दिया, तो उस प्लस Q की वजह से माइनस Q चार्ज हमारी इनर वॉल पर आ गया, और माइनस Q चार्ज अगर इनर वॉल पर आया तो ओवरऑल नेट चार्ज जो था हमारा, भाई साहब ओवरऑल नेट चार्ज जो था हमारे कंडक्टर पर वो 0 था ना। तो अगर अंदर माइनस Q हो तो प्लस Q बाहर हो जाना चाहिए। इसको पर अभी एक सवाल भी आएगा तो याद रखना, नेट चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज इनर वॉल पर प्लस चार्ज आउटर वॉल पर, इनका सम हमारा नेट चार्ज होता है। ठीक है भाई, इनका सम हमारा नेट चार्ज होता है।
बस इतनी सी बात है। यही बात बस यहाँ पर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप थ्योरी के फॉर्म में लिखी हुई है, तुम चाहो तो उसको पढ़ भी सकते हो। फिलहाल एट द एंड बात निकल कर आएगी यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। सही है भाई, इसके ऊपर थोड़े से कुछ सवाल करा देते हैं। जैसे कि ये सवाल है, बड़ा बेसिक सा सवाल है। एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल हमें दे रखा है, ओके। एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है और कहा जा रहा है कि उसके ऊपर चार्ज है माइनस का 14 माइक्रोकूलम ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, बना लिया हमने एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल जिस पर आउटर सरफेस पर चार्जेस माइनस का 14 माइक्रोकूलम है। और कहा जा रहा है एक चार्ज पार्टिकल आपने उसके हॉलो वाले पार्ट में ला के रखा, तो अब चार्ज पार्टिकल हॉलो वाले पार्ट में मैंने क्यू ला के रख दिया, ओके। कहा जा रहा है अगर नेट चार्ज ऑन द शेल इज -10, तो अगर नेट चार्ज, देखो भाई यहाँ पर फिर वही बात है, अगर क्यू है तो उसकी इनर वॉल पर आ गया -q। अब कहा जा रहा है नेट चार्ज कितना है, -10 माइक्रोकूलम। तो अगर नेट चार्ज में लिखता हूं, क्यू नेट अगर मैं लिखता हूं तो -q इनर वॉल पर और आउटर वॉल पर -14 कह रहे हैं। अब तुम ये मत कहना कि सर ये -q है तो बाहर +q भी आएगा, भाई वो ओवरऑल मिला के -14 बाहर बैठ गया, तो अंदर का और बाहर का मिला के -10 वो कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो उसको -10 के इक्वल कर दूं मैं। तो यहां से q की वैल्यू जहां तक मेरी गणित कह रही है -4 माइक्रोकूलम आया। इसका मतलब व्हाट इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस, तो देखो इनर सरफेस पर चार्ज है -q, मतलब इनर सरफेस पर जो चार्ज है वह है -q। तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 माइक्रोकूलम, समझे, माइनस माइनस प्लस का 4 माइक्रोकूलम। तो इनर सरफेस पर जो चार्ज है वो प्लस का 4 माइक्रोकूलम आ गया, और ऑन द पार्टिकल, जो पार्टिकल मैंने अंदर ला के रखा था उसका चार्ज क्या है, वो माइनस का 4 माइक्रोकूलम है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, +4 एंड -4। अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। और देख लो, तुमको क्या लग रहा है, ऐसे लल्लू सवाल आते हैं, जेडबल एडवांस तक में सवाल आते हैं। जेडबल एडवांस 2025 पेपर 2 का सवाल है, आइए देखते हैं हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बस तरीके से समझने वाली बात है, एज इट इज बता देंगे हम इसको। भाई एक बड़ा सा मेरे पास यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लेता हूँ रो, और रेडियस में मान लेता हूँ r1। तो यूनिफॉर्मली चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस r1 ओरिजिन पर है। कहा जा रहा है आपने उसमें से एक स्फीयर कट करके निकाला जिसकी रेडियस r2 है, देख पा रहे हैं, अभी आपने कट करके निकाल दिया। अच्छा, और क्या कहा जा रहा है, दोनों की रेडियस का डिफरेंस, जैसे कि भाई r1 माइनस r2 हमें दे रखा a है, मतलब o से p की जो दूरी है, ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक पूरा एंड तक तो r1 है, उसमें से अगर मैं r2 निकाल दूं तो OP जो है r1 माइनस r2 बनेगा। OP जो है वो क्या बनेगा, बड़े की रेडियस में से छोटे की रेडियस, और उसको उन्होंने a बोल दिया, ठीक है भाई बोल दिया, अब हम क्या करें, बोल दिया तो बोल दिया। कहा जा रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, तो अब कैविटी के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताओ, देख लीजिए एक बार, सवाल समझ में आ गया, कैविटी के जो तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताओ। तो बहुत सिंपल सी बात ये है, हमने ये बात पढ़ी है कि अगर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था रो r/3 या फिर बोले तो रो r1/3 ये आएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब आ रही थी जब हमारा पूरा कंडक्टिंग स्फीयर था, उसमें से मेरे भाई आपने एक इतना पोर्शन कट करके निकाल दिया, तो इतने पोर्शन की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई। तो मैं ऐसे भी तो मान सकता हूं कि इतना कट करके निकाल दिया, या फिर उसका उतना चार्ज नेगेटिव मान लूं। अरे यार, मैं कह रहा हूं इतना पार्ट रिमूव कर दिया, तो रिमूव की वजह से माइनस का साइन आ गया ना बस खाली, तो माइनस का रो और उसकी रेडियस क्या है r2, तो माइनस का रो r2/3 दैट्स इट। तो अब ये रिमूव्ड पार्ट हटाने के बाद अब इस पार्ट के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है तुमसे पूछ रहे हैं, रिमूव पार्ट हटाने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सिंपल सी बात है सर जी, E1 माइनस E2। अब यहां पर माइनस का साइन मैंने पहले लगा दिया, अब ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, क्लियर। या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 लिखता हूं, तो अब यहां पर माइनस का साइन एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां से आप देखो तो रो/3 तो आ ही रहा है, ब्रैकेट में r1 माइनस r2 चलेगा, और r1 माइनस r2 हमारा a होता है, मतलब ये रो a/3 हो जाएगा। तो हमारी ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो a के कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है, पहली बात तो यूनिफॉर्म है, देखो कांस्टेंट है, रो a/3 और दूसरी बात बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन ए,
ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन बोलो या उसका मैग्नीट्यूड बोलो, वो ए पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ए के ही बराबर आ रहा है फॉर्मूले में। बस इतना सा करना था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी होंगे नहीं, बाकी में कुछ और बातें बोली जानी, आर पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ए पर डिपेंड नहीं कर रहा, डायरेक्शन ए पर डिपेंड कर रही है। ये तीनों ऑप्शन फालतू की बातें तीनों में लिखी हुई है, पढ़ सकते हो तुम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आइए लो एक आध शीट वाले और तुमको मैं सवाल करा देता हूं, बाकी सारी बातें पढ़ा चुका हूं। ये देखिए, अब यहां पर आपसे कहा जा रहा है 3 इनफाइनाइटली चार्ज शीट है, और इस पर चार्ज प्लस क्यू, इस पर माइनस 2q और इस पर 3q। बताओ भाई बी वाले पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो सीधी सी बात है, देखो ए वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इधर ये, और नहीं मैं इसको ऐसे बोलता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। ये है शीट 1, ये है शीट 2 और ये है शीट 3। तो बी वाले पॉइंट पर पहली वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अभी, मतलब E1 जाएगा इधर राइट में। सेकंड वाली शीट क्योंकि नेगेटिव है, शीट नेगेटिव है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2 उसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये जो तीसरी वाली शीट है वो पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अवे। इससे अवे का मतलब इधर लेफ्ट में आएगी E3। मतलब बी पॉइंट की कुंडली ये है कि E1 प्लस E2 तो हो रहा है राइट में, और E3 हो रहा है लेफ्ट में। अब देखो E3 है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है भैया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो थर्ड वाली शीट पर देखो चार्ज है 3q, तो 3q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इधर आ रहा है। और E1 की अगर मैं बात करता हूं तो E1 कितना, पहले वाले पर चार्ज है q, तो q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और E2 की अगर मैं बात करता हूं तो वो हो जाएगा 2q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये भी 3q बाय ए एप्सिलॉन नॉट बन रहा है और ये भी 3q बाय ए एप्सिलॉन नॉट बन रहा है। मतलब यहां पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में उतना ही राइट में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। समझे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब सेम यही सवाल मैं आपको दोबारा से दे रहा हूं, लेकिन अब मैं आपसे कर रहा हूं सी पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो ये अब मैं आपको होमवर्क में दूंगा भाई, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे से चाहिए होगा जो यहां तक पहुंचा है, और उसी के बेसिस पर मुझे पता चलेगा कितने बच्चे सेशन पूरा लगा रहे हैं। वरना तो फिर क्या फायदा तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करने का, दिन रात भी बैचेस में अलग पढ़ाना, ये तुम्हारे लिए सेशन अलग से रिकॉर्ड करना। घर पर मेरी सिचुएशन मैंने तुम लोगों को बता रखी है कितनी खतरनाक चल रही है, स्टिल मैं मैनेज कर रहा हूँ चीजों को। तो मैं भी तो चाहूंगा ना कि तुम्हारे एंड से भी वो एफर्ट दिखे। आइए लास्ट टॉपिक आज की क्लास का वो है हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप किसी बॉडी को ऊपर चार्ज देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या फिर उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो भी करते हैं, कोई भी कंडक्टर है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। मान लो जैसे ये शीट है तो उसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो आप सोच के देखो कि यार इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव पूरी सरफेस पर अगर आया हुआ है, पूरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज अगर आया हुआ है, कि आपने कभी ये नहीं सोचा, मुझे लगता है शायद नहीं सोचा होगा, कि भाई पूरी सरफेस पर पॉजिटिव है तो सरफेस के ऊपर सब पॉजिटिव पॉजिटिव भी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। सरफेस पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जितने भी हैं वो भी तो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो उनके बीच में रिपल्जन हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, ऑब्वियसली होगा। तो वो जो रिपल्जन होगा उसकी वजह से भैया कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, कुछ ना कुछ प्रेशर आ रहा होगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्लियर, द रिपल्जन जो आ रही है सरफेस पर ड्यू टू द सेम चार्जेस अपॉन एरिया, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। क्या आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो पहले बात फोर्स की हम बात करते हैं। तो फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं मानता हूं कि भाई पूरी सरफेस पर एक चार्ज मैंने क्यू कंसीडर कर लिया, तो चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। और जैसे शीट की बात कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमारी फोर्स क्या आ गई, क्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें तो प्रेशर चाहिए ना, तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो एक एरिया से और डिवाइड कर दो, तो क्यू सिग्मा बाय एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अगर मैंने कर दिया, तो भाई देखो ध्यान से Q अपॉन ए फिर से हो गया ये, जी हाँ, तो ये सिग्मा का स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। ये बात देखो उन्होंने यहां पर भी लिखी है, मैंने आपको बहुत बेसिक वे में बहुत आसान तरीके से बता दिया है। अब इसके ऊपर भी कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे कि ये सवाल है,
भाई एक हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस r है और सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। दो अलग अलग हेमिस्फेरिकल को आपस में जोड़ के बनाया गया। अब बताओ फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो फिर वही बात है, देखो बड़ी सिंपल सी बात, हमें ये बात मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यही आया पीछे भी, हाँ बिल्कुल, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपसे पूछा गया है फोर्स के बारे में, तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब ये तुम्हारा हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का एरिया कहीं ना कहीं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से देखो तो 2 2 जा 4 तुम्हारा कट गया, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? आपसे प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है ना, तो वो आ रही है हमारी 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करनी थी तो 2 पाई को भी हटा दूंगा, तो ऊपर आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए और नीचे एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए ही शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, हो गया। एक और सवाल देख लो, ये तत्व का सवाल है, मॉड्यूल 11 धातु का है ना उसका। एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, चार्ज हमें दे रखा है 12 माइक्रोकूलम। फोर्स बता दो, क्या करना है इसमें? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, मेटालिक स्फीयर है, करवाओगे? ये भी करवाओगे? सिंपल सी बात है, फोर्स का मतलब प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया हो गया मेटालिक स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सिग्मा नहीं दे रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, या फिर चार्ज अपॉन स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलो रख देता हूं, तो ये क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे बनेगा 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, साथ में 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर है ही, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब तो सॉल्व कर लोगे या नहीं? ये थोड़ा और आसान बनवाऊं, देखो एक पाई से एक पाई कट गया, 4 4 जा 16 भी कट गया, तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कटा तो नीचे एक आर स्क्वायर बन रहा है और नीचे एक 2 बच रहा है। अब तो कर ही लोगे, चार्ज रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 की पावर 9 होता है, वो रख दो। रेडियस तो मालूम है, 2 मालूम है, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आप देख लीजिए। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ऑप्शन ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर। अब जितना भी मैंने आपको आज के सेशन के अंदर पढ़ाया है, तो आइए जरा एक बार हम फटाफट इसको कर लेते हैं समराइज। 5 मिनट लगेंगे, जितनी भी बात हमने पढ़ी है वो अच्छे से एक बार और रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हमने जो शुरुआत करी, हमने शुरुआत करी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम शुरू करते हैं रिवीजन अपना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चों फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से आर पार जा रही हैं। दो फॉर्मूले निकल कर आए, एक तो भैया ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और दूसरा फॉर्मूला चार्ज के बेसिस पर निकल कर आया, बॉडी के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और कहीं ना कहीं यही टर्म हमारी गॉसेस लॉ की तरह दिखती है, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ई डॉट डी एस में लिखता हूँ क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉसेस थ्योरम हो जाता है। उसके बाद मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा बॉडी के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता, अगर अंदर चार्ज क्यू है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा तो होगा, क्लियर। उसके बाद फिर हमने अदर शेप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है। भाई एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव हुई विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, जो कि 2k लैम्डा बाय आर आया। और उसके बाद मैं लेकर आया भाई हॉलो स्फीयर, है ना। तो हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। हॉलो स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर होता है, और हॉलो स्फीयर के बाहर आउटसाइड हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k बाय स्मॉल आर स्क्वायर होता है। ये मैंने बात करी किसकी? अगर स्फीयर हमारा हॉलो हो, अंदर से खाली हो। लेकिन यहीं पर अगर हमारा स्फीयर सॉलिड स्फीयर है, मतलब अंदर से भरा हुआ है, जैसे कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में स्टिल भैया आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड k बाय स्मॉल आर स्क्वायर होगी, है ना। और सरफेस पर भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, k बाय कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन अंदर की कहानी अलग हो गई थी, वो हमने पूरा डिराइव करा, तो वो फॉर्मूला आया रो के टर्म्स में रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और या फिर चार्ज के टर्म्स में हमारा क्या आया था? क्यू कैपिटल आर अपॉन आई थिंक 3r3, यही आया था। रो की वैल्यू पुट करी थी ना, क्यू अपॉन 4 के क्यू आर अपॉन 3r3, उस टाइप से आया था, आई थिंक चेक कर लेना एक बार। रो की जगह पर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब रखा था ना, तो ये कट गया। हाँ सही है, सही कह रहा हूँ। यहाँ से हमने देखा था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है,
फिर उसके बाद मैं लेकर आया शीट। तो मैंने कहा था कि अगर शीट की तुमको दे रखी हो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सब मैंने आपको ड्राइव करवाए हैं। फिर मैंने कैविटी वाली भी बातें बताई कि अगर भाई हमारा अंदर कोई शीट है या कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा इनर वॉल पर, और आउटर पर प्लस क्यू आ जाएगा। स्फीयर पर नेट चार्ज का मतलब इनर वॉल प्लस आउटर वॉल का चार्ज होता है। दैट्स इट। तो ये सारी की सारी बातें करी हमने। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा, तो वो क्या होता है भैया, फोर्स अपॉन एरिया, या फिर फोर्स क्या होता है हमारा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, साइड हो जाते हैं थोड़ा, सॉरी। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एरिया, और चार्ज अपॉन एरिया तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या बोला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बन गया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर का भी फॉर्मूला है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला चैप्टर, है ना, मतलब क्लास 12 का पहला चैप्टर। एक बार अच्छे से देख लीजिए। बहुत जल्द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इस चैनल को पर आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे बच्चे सब्सक्राइब रहें। और बस अगर ये तुम सीरियसली अगर तुम फॉलो करो, और अगर तुम सीरियस जेडब्ल्यू एस्पिरेंट हो, जिसको एनआईटी तो छोड़ो आईआईटी ही जाना है, और एनआईटी भी जाए तो बहुत अच्छी एनआईटी मिले, तो भाई उसके लिए एकलव्य टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जिससे 70% तो कम लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में 80% से ज्यादा सवाल 2026 में मैच कराया था हमने। तो बहुत बढ़िया से, बहुत शानदार तरीके से इंप्रूवमेंट होता है। ये मैंने, देखो बच्चे कह रहे हैं, तुम कमेंट्स पढ़ लेना, ये कोई पेड कमेंट नहीं होती भाई, ये सब ईमानदारी से हर एक बच्चा जो हमारी मेहनत है उसके दम पर ही ये बोलता है। तो 15 जुलाई को लॉन्च है 6 बजे इसी चैनल पर, तो इसको भी परचेज कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर सब्सक्राइब रहिए अगले सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। लेकिन उससे पहले आप मुझे जरूर फीडबैक देंगे कि आज का सेशन तुमको कैसा लगा। बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड पर भी मैं मिलूंगा, जब तक नहीं जा पा रहा हूँ बेंगलोर, जब तक इस टाइप से सेशन आते रहेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।